मैम, गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंगबली जय की श्री जय। राम मैम, जय थैंक श्री यू राम थैंक यू मैम। वेरी मच मैम। जय श्री राम जी। जय जय श्री राम श्री कृष्ण। राम राम। गुरु जी। राम राम जय सर। श्री राम राम मैम। राम। के हो गुरु जी? जय बजरंग बली। जय श्री राम। राधे राधे मैम। राधे थैंक यू राधे जी, मैम फॉर राधे गिविंग राधे। फ्री क्लास मैम। थैंक यू अगेन एंड अगेन मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को। हो जाएंगे तो सबको तो याद करेगा तब भी होंगे ना। ऐसे याद करते हैं। प्लीज बैकग्राउंड से जिनका भी नॉइस आ रहा है म्यूट कर लीजिए। और बताइए कैसे हैं आप सब? वीडियोस बहुत ऑन कर बढ़िया गुरु जी। लीजिए। वेरी गुड बहुत बढ़िया मैम। मैडम। वीडियोस ऑन कर लीजिए। जिन पे गुरु का आशीर्वाद हो उनका क्या बिगड़ सकता है जी। सही बात है। राम राम जी, बहुत बढ़िया लाइन बोली आपने। ये आपको अभी जो लड़के भजन बढ़िया हो चल गए। रहा था ये आपके लिए फिट बैठता है जी। आप सबके लिए, बिल्कुल आप सबके लिए फिट बैठता है ये। बहुत कुछ दिया हमें गुरु जी, शुक्रिया तेरा शुक्रिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नो साउंड। एबीसी। एबीसी कौन है? आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। जय श्री राम मैम। श्री यस राम, मैम। नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस। अभी आ रही है मैम। चलो जी चलो। हाँ जी। आप सब पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं क्योंकि बिना पेन पेपर के एस्ट्रोलॉजी इम्पॉसिबल है। सब लेके बैठे हैं? है मैम। यस मैम। और आप लोग एक एक्स्ट्रा फोन लेके बैठे हैं बिल्कुल मैम। क्योंकि आपको नहीं एस्ट्रोसेज ऐप ओपन करनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा फोन नहीं है लेकर आ जाइए। मैम नहीं है। नहीं है मैम। कैसी नहीं है बातें मैम। करते कैसी बातें करते नहीं हो? है आपके घर मैम। में एक अलग सा फोन नहीं है? नहीं नहीं है मैम। मैम, घर में अकेले ही है। नहीं है। चीज नहीं कर रहे थे इसलिए जिनके पास है वो लेके आ जाइए। घर में इतने सारे फोन होते हैं आजकल। किसी का भी फोन लेके आ जाइए और उसमें एस्ट्रोस कौन सी एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने वीडियो भी भेजी थी। आप सब में से किस किस ने देख ली? यस मैम। देख ली मैम। वीडियो देखी, बहुत देख अच्छी ली है। मैम। देख चुके हैं। देख ली, बहुत बढ़िया। किसी को ऐसा जिसने वीडियो देखी हो, किसी को डाउट है कि ऐप कैसे ओपन होगी, नक्षत्र नाड़ी कैसे देखना है, कस्प वाली टेबल कैसे देखनी है? किसी को कोई डाउट है उसमें? नो मैम। डाउट नहीं नो है, वो मैम। एसबी जो लिखा था वो सीएसएल था ना, आप बता रही थी उसमें। मैं क्या करती हूँ, पहले तो एसबी आप को क्या, सीएसएल कहेंगे ना। मेरी बात सुनिए। मैं सब कुछ लिखवा रही हूँ फिर से। बस आपको इतना प्रॉमिस करना है कि आपको ये ढंग से सीखना है, ईमानदारी के साथ सीखना है। मैं क्यों सिखा रही हूँ आपको ये टॉपिक एज अ सेवा? क्योंकि आदमी हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकता है, बट जब उसको कोई बीमारी या हेल्थ इशू आता है तब वो लाचार महसूस करता है। ठीक है, तो हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है। बट अगर हम सब इतने सशक्त हो जाएं, इतना ज्ञान अगर हम ले रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा भी ज्ञान लेना चाहिए जिससे हम सोसाइटी को सर्व कर सकें, हमारे खुद के फ़ायदे के बिना। उसी को सेवा बोलते हैं, जहाँ पे आपका कोई लालच नहीं है किसी से भी, किसी भी तरीके का। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ, सिंसियरली, जेन्यूनली, जितना मुझे आता है मैं पढ़ाऊँगी केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसको अच्छे से कानों में अपने डाल लें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप सोचें कि हम किसी मूवी को देखने आए हैं और ऐसे ही देख के निकल जाएंगे तो सेशन को पहले ही छोड़ सकते हो आप। इसलिए मैंने इसका सेपरेट ग्रुप बनाया। रीज़न क्योंकि मैंने सारे ग्रुप में लिंक भेजा भी नहीं है, मुश्किल से 2-3 ग्रुप में लिंक भेजा है। इसलिए क्योंकि जो लोग सीरियस हैं बस वही ज्वाइन करें इसको, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप जेन्यूनली इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग पढ़ेंगे इसको ठीक से। क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो दिमाग तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। 50 जगह दिमाग लगाओगे तो एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आएगी, कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको। यस मैम, राइट। जी मैम। जो भी लोग यस रेडी हैं, मैम। प्रॉमिस कर रहे हैं, या तो लिख दो या बोल यस दो। मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम, यस प्रॉमिस मैम। बोलो, यस प्रॉमिस मैम। बोलो। प्रॉमिस यस गुरु जी। यस मैम। यस प्रॉमिस मैम। मैम। प्रॉमिस। प्रॉमिस। यस मैम, आई प्रॉमिस। यस मैम। यस मैम। मैरिज का सीखने के लिए क्या करना होगा? जो सीख रहे हो पहले उसी पे सीख लो। शादी वादी से क्या करोगे, पहले तो स्वास्थ्य बना लो। यस मैम। अभी हमारी
जो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास है ये तो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मुझे नहीं पता ये 2-3 दिन जितने भी चलेगी, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, पर हम परसों से वेल्थ और करियर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिनको वो ज्वाइन करना है उसकी फ़ीस 4999 है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम 15 दिन बाद मैरिज का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले मैं आपको सारी डिटेल्स लिखवा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। पहले मैं टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टर्म्स लिखी हुई आती हैं, तो आप कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, पहले मैं अपने मैं ऐसे ही बता देती हूँ, मुझे दे दो, मैं आपको टर्मिनोलॉजी लिखवा रही हूँ, अभी रुको। कोई बात नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही डिक्टेट कर दूँगी। जिन भी लोगों ने एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड नहीं करी है वो कर लीजिए, फ्री ऐप है एस्ट्रोसेज AI, ठीक है। वीडियो भेजी थी, उस वीडियो को देख के आपने ओपन कर ही लिया होगा। फिर हम कुंडली AI पे हमने क्लिक करा। कुंडली AI के बाद आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा, आपको उसमें बेसिक पे क्लिक करना है। बेसिक के बाद आप KP सिस्टम पे जाओगे। KP सिस्टम के बाद अगर आप ऐप में देख रहे हो, मोबाइल की ऐप पर अगर देख रहे हो, तो आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें कस्प लिखा होगा, ठीक है, CUSP कस्प। तो वहाँ पे जो अब आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, ध्यान से देखना। जो कस्प वाला सेक्शन है उसमें आपको पहले हाउस दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। फिर उसके बाद डिग्री दिख रही है, डिग्री का हमें कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद SL लिखा हुआ है, SL लिखा है ना, SL का मतलब होता है साइन लॉर्ड। लिख लो, अगर आपको हमारा यूज़ नहीं आएगा अभी, बट अपनी नॉलेज के लिए जो SL लिखा हुआ है, SL का मतलब साइन लॉर्ड। साइन लॉर्ड मतलब क्या होता है, कोई भी प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उस राशि का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट होगा तो साइन लॉर्ड उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद NL लिखा है, NL क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि सन अश्विनी नक्षत्र में 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो सन जब किसी के जन्म के समय सन मूव कर रहा है, मूव करते वक्त सन किसी के अश्विनी नक्षत्र में है। तो अश्विनी नक्षत्र किसका होता है, केतु का होता है। अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों नक्षत्र किसके होते हैं, केतु के होते हैं। तो नक्षत्र लॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि सन कौन से प्लैनेट के नक्षत्र में है, तो सन किसके नक्षत्र में हो गया, केतु के नक्षत्र में है। तो नक्षत्र लॉर्ड मतलब क्या हो गया, केतु। तो नक्षत्र लॉर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लैनेट किस प्लैनेट के नक्षत्र में उपस्थित है उसको नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। आया समझ में। और नक्षत्र लॉर्ड को ही स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में नक्षत्र लॉर्ड को ही स्टार लॉर्ड बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कन्फ्यूजन, परेशानी? फिर आपका आया SB का मतलब होता है सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड। CUSP कस्प, कस्पल CUSPAL कस्पल सब लॉर्ड। तो ये जो ऐप है एस्ट्रोसेज, इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म SB रखा हुआ है, सब लॉर्ड का CSL। पर मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगी KP एस्ट्रोलॉजी तो मैं हमेशा CSL बोलूँगी, CSL। तो CSL SB सेम चीज़ है। CSL कस्पल सब लॉर्ड या फिर SB सेम चीज़ है, बस आपको ये तीनों चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद SS लिखा हुआ है, SS चौथे कॉलम में SS लिखा है। SS का मतलब होता है सब लॉर्ड। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जो हमने कस्प वाला पूरा पेज खोला है उसमें से हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी,
जो SB वाला कॉलम है बस वही देखने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। SB का मतलब क्या हो गया, बताओ अनम्यूट करके, SB का मतलब क्या हो गया? सब लोड कस्पल सबलॉर्ड CSL पहले ना, पहले आप स्पेलिंग सही से लिखो, किसी ने गलत स्पेलिंग लिखी है। CUSP, P फॉर पैरट, कस्पल, CUSPAL, कस्पल सब लॉर्ड, SUB सब, LORD लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड। तो कस्पल सब लॉर्ड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CSL। और CSL का दूसरा नाम SB, शॉर्ट फॉर्म में SB भी कई मोबाइल ऐप पे लिखा होता है। अब मुझे बताओ, CSL देखने में किसी को दिक्कत है? सिर्फ यस और नो में आंसर दीजिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आता। नो मैम क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, दूसरा फिर नक्षत्र नाड़ी का देख लो एक बार, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपने कस्प टेबल देख लिया, फिर उसको आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको एक कॉलम दिखेगा नक्षत्र नाड़ी। अब नक्षत्र नाड़ी क्या होता है? केपी में जो प्रिडिक्शन का या सॉल्यूशन का या जो भी तरीका है वो होता है एक प्लैनेट की स्क्रिप्ट को रीड करना, ध्यान से समझना। जैसे हम वैदिक में स्टडी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, वो वाला तरीका नहीं है, इसमें तरीका अलग है। ठीक है, अच्छा चलो, नक्षत्र नाड़ी से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाती हूँ। हमारी जो कुंडली होती है उसमें कितने भाव होते हैं बताओ? 12 12 भाव होते हैं ना? 12 भाव। 12 भाव। ऐसा कोई है जिसको ये ना पता हो कुंडली में कितने भाव होते हैं? मेरे हिसाब से पता होगा, और नहीं भी पता तो लिख लो। कुंडली में, हर किसी की कुंडली में, पूरे संसार में कितनी भी कुंडली बन जाए तो 12 भाव ही बनेंगे। वो 12 भाव क्या होते हैं? हमारी ज़िंदगी के 12 चैप्टर्स, 12 एस्पेक्ट्स, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब चीज़ें उन 12 भाव में ही सिमटी हुई हैं। ये बात समझ में आई? हर भाव का अपना एक रोल होता है। जैसे हमारा भारत है, इंडिया है, तो हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, तो हर स्टेट का जो गवर्नर है, मिनिस्टर है, अलग है, ताकि वो उस स्टेट को गवर्न कर सके। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं जिनका स्पेसिफिक काम है कि पहला जो भाव है वो यही काम करेगा, दूसरा भाव यही काम करेगा। ऐसे 12 भाव के अपने अपने काम होते हैं। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा भाव हमारी सेविंग्स का होता है, वेल्थ का होता है, और धन को जोड़ने का होता है। अब ये सब मैं बेस क्यों बना रही हूँ आपका? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगनर होंगे, ज़ीरो होंगे, जिनको कुछ आइडिया नहीं होगा। तो मैं पहले थोड़ा सा बेसिक समझा रही हूँ, फिर सीधा केपी पे जंप करेंगे। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सोचते रहोगे स्क्रिप्ट विस्क्रिप्ट क्या होता है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो ये मत सोचना कि हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, एक एक सेकेंड आपका यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो मान लो सेकंड हाउस का काम क्या है? आपके पास कितना धन आएगा, आपकी स्पीच, आपका कुटुंब, परिवार, ये सब चीज़ें, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो कुंडली का दूसरा भाव या सेकंड हाउस ही ये सारी चीज़ें बताता है। समझ में आ गया? अब आपको पता है कि 12 भाव होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशि होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। यही पूरी एस्ट्रोलॉजी है। बट कहीं कुंडली में नक्षत्र तो हम प्लेस करते नहीं है, वो तो हमें अलग से ही देखने पड़ते हैं। तो कुंडली में हमें क्या क्या दिखता है? हाउस दिखते हैं, प्लैनेट दिखते हैं और राशियां दिखती हैं। ये समझ में आई बात? ठीक है, तो वैदिक कुंडली में हम क्या करते हैं? हम D1 चार्ट, लगन कुंडली से ही सारी प्रिडिक्शन करते हैं, और बाकी डिविजनल चार्ट्स होते हैं। जिनको पता है ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं।
बट केपी कुंडली में क्या होता है, केपी कुंडली में लगन चार्ट नहीं देखा जाता। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं भाव चलित चार्ट। लिख लो। मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी भी बनाने की कोशिश तो करी थी, दिखाती हूँ एक सेकंड। ये टॉपिक इतना वास्ट है, पर मैं उसको शॉर्ट में बेस्ट कैसे समझा पाऊँ आपको, पूरी कोशिश करूँगी। पर मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूँगी जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत कुछ प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे आप, और प्रेडिक्ट छोड़ दो, आप सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दोगे दूसरों को। और मैं कह रही हूँ किसी के पास कुंडली भी नहीं है, ज़ीरो, ना कुंडली है ना कुछ है, कुछ नहीं, बस वो आदमी आपको प्रॉब्लम बताएगा, आप उसको रेमेडी दे दो और 1000% उसको रेमेडी लग जाएगी। वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है इस क्लास को कराने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निरोगी बना पाए, ठीक है। तो कोई ना कोई टूल होता है, तो हम एस्ट्रोलॉजी टूल को यूज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में मैंने प्लान कर रखे हैं कुछ मेडिटेशंस, कुछ सेशंस सेल्फ हीलिंग वाले, जिससे आप किसी की भी कोई भी बीमारी को हील कर सकते हो। और काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप आने वाले समय में, जैसे भगवान चाहेंगे आगे आगे। मैं आपको क्या बता रही थी, 12 कुंडलियों के बारे में बता रही थी, 12 हाउसेस के बारे में बता रही थी। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हम केपी में भाव चलित कुंडली को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाना था मुझे। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं कई बार ऑफ टॉपिक हो जाती हूँ, तो मुझे आप में से कोई याद दिला देना मैं क्या बोल रही थी और कहाँ पहुँच गई। तो हम रैंडमली ऐसे कुंडली कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ना आप ध्यान से टाइम वगैरह डालना। कई लोग टाइम डालने में गलती कर देते हैं, फिर प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। मैं तो एक रैंडम कुंडली बना के आपको दिखा रही हूँ। इसमें इसमें पता नहीं कुंडली कहाँ पे आ रही है, केपी वाली। इस तरीके से ना, इसमें तो चलित चार्ट लिखा हुआ आ रहा है, और आप अगर मोबाइल ऐप पे देखोगे तो आपको 2 चार्ट दिखेंगे। आप में से सब मोबाइल में देख पा रहे होंगे। आप देखो, एक जगह केपी चार्ट लिखा हुआ है, एक जगह राशि चार्ट लिखा है। यस और नो? अनम्यूट करके बताओ, आपको 2 चार्ट दिख रहे हैं, केपी चार्ट एंड राशि चार्ट? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहे हैं। यस मैम, यस मैडम। ठीक है। यस मैडम। अब सुनो, केपी चार्ट को भावचलित चार्ट भी बोलते हैं, लिख लो। कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्मिनोलॉजी पता होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, सारी प्रिडिक्शन सिखा दी, पर आधे लोगों को यही नहीं पता केपी चार्ट क्या होता है, भावचलित क्या होता है, या अलग अलग टर्म से घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, मैं आपको फ्रेंडली करा रही हूँ कि आप जब भी आपको ओपन करो आपको पता हो ये सारी टर्म्स। तो केपी चार्ट को भावचलित चार्ट भी बोला जाता है, और निर्याना, NIRYANA, निर्याना कस्प चार्ट भी बोला जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग नाम यूज़ करते हैं। तो केपी चार्ट, भावचलित चार्ट या निर्याना कस्प चार्ट, तीनों एक ही चीज़ें हैं। क्लियर हुआ? शो मी थम्स अप। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके नीचे ही लिख लो, केपी चार्ट के नीचे ही लिख लो कि जब भी हमें कभी ये देखना है ना कि प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है, क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं, तो 9 प्लैनेट्स किसी ना किसी भाव में तो बैठे होंगे। भाव मतलब हाउस, कहीं तो बैठे होंगे ना। तो अगर हमें ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है, तो हमेशा हम केपी चार्ट से देखेंगे। उसका रीज़न मैं बताऊंगी क्यों देखेंगे। हाँ जी दिव्या जी, निर्याना।
जब भी हम, मैंने क्या बोला, जब भी हमें किसी प्लैनेट को ये देखना है पोजीशन की वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो हम कहाँ देखेंगे? केपी चार्ट में देखेंगे। बात समझ में आई? अब देखो हमारे पास कुंडली में क्या ही ऑप्शन है, 12 घर हैं, 9 प्लैनेट हैं, 12 राशियां हैं। प्लैनेट किसी ना किसी घर में बैठा होगा, किसी ना किसी राशि में बैठा होगा, बस इतना ही सही तो है। हमें तो यही देखना है कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, बस इतना तो पता होना चाहिए हमें। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस क्या है बाकी सिस्टम्स में, वो ये है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिडस सिस्टम यूज़ होता है। प्लेसिडस सिस्टम क्या कहता है कि अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया था इलिप्टिकल फॉर्म में है अर्थ, तो उसकी वजह से जो हाउसेस हैं, 12 घर जो हैं कुंडली में, उनका अनइक्वल डिवीजन है। इक्वल डिवीजन नहीं है, अनइक्वली डिवाइड है, क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ पे हैं। अगर मैं इलिप्टिकल फिगर को डिवाइड करूँगी तो वो अनइक्वल तरीके से डिवाइड होगा। तो कोई हाउस कुंडली में छोटा हो जाता है, कोई हाउस कुंडली में बड़ा हो जाता है। तो भाव चलित का मतलब क्या होता है? भाव मतलब हाउस। तो कोई हाउस बड़ा हो गया साइज में, कोई हाउस छोटा हो गया, बस इतना समझो अभी। पर जो राशियाँ होती हैं, राशि अगर हमें देखना है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है, तो वो हम लगन कुंडली से ही देखेंगे। लगन कुंडली को राशि चार्ट भी बोला जाता है, लिख लो। राशि चार्ट और लगन कुंडली एक ही चार्ट के नाम है। अगर आप लोग इतना समझ चुके हैं तो प्लीज़ यस बता दीजिए, और नहीं समझ में आया तो मैं फिर से ये चीज़ें समझाऊँ आपको। केपी सीखना 1 मिनट का काम है, मेरे लिए सिखाना 1 मिनट का काम है, पर अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर मेरे लिए वो 6 महीने का काम हो जाएगा। केपी बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, बट थोड़ा बेस बना रही हूँ, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी समझ में आ जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला। केपी कुंडली, भावचलित कुंडली, निर्याना कुंडली, इन तीनों का ये एक ही चीज़ है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट चीज़ एक ही है। तो कभी भी हमें किसी प्लैनेट का पोजीशन देखना है कि भैया कौन से घर में बैठा हुआ है, सूर्य किस घर में बैठा है, तो कौन सी कुंडली से देखोगे आप? केपी कुंडली से या लगन कुंडली से? बताओ। केपी से मैम। लगन कुंडली से। लगन लगन मैडम। केपी से मैम। सेम ही है मैम, दोनों सेम ही है। मैम लगन कुंडली से देखेंगे। ये तो और भी महान है, ये किसने बोला है दोनों सेम है? ये किसने बोला है? सेम नहीं है, ये तो नंबर भी अलग अलग आ रहे हैं। कुंडली से देखेंगे सन को। भाई मेरी बातें ध्यान से, मैंने क्या बोला कान खोल के सुनो, वरना मैं 2 घंटे तक यही रिपीट करती रह जाऊंगी, फिर भी आधे लोग गलत ही बोल रहे होंगे। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला जिसने ये बोला, ये तो दोनों ही सेम है। मैं इतनी देर से जो भाषण दे रही हूँ उसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखोगे जब इतनी सी बेसिक सी चीज़ नहीं याद कर पा रहे? मैंने बोला केपी चार्ट, निर्याना चार्ट और भावचलित चार्ट, ये एक चीज़ होती है, ये बोला मैंने। और इससे सिर्फ हम ये देखते हैं कि प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, ये केपी कुंडली से देखा जाता है। अगर हमें ये देखना है प्लैनेट किस राशि में बैठा है, राशि, तो वो हम लगन कुंडली से देखते हैं। और लगन कुंडली को राशि चार्ट भी बोला जाता है। बस इतना सा बोला है मैंने आपको। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस आया मैम, आ मैडम। गया। यस मैम, यस मैम। यस मैम, क्लियर है। यस मैम। आ गया गुरुजी। ब्लैंक नंबर लिखा है तो उसको कैसे समझेंगे? क्या लिखा है? अगर जैसे नंबर लिखा हुआ है लेकिन सन कोई प्लेनेट का नाम नहीं लिखा है, 3 4 ऐसे ब्लैंक है। अभी वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद ज़रूरत पड़ गई तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर ये बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आ गई सीधा नक्षत्र नाड़ी पे। ये नक्षत्र नाड़ी से कहानी स्टार्ट हुई थी। अब आप अपने उसमें नक्षत्र नाड़ी वाला कॉलम खोलो। अब आपको दिख रहा है नक्षत्र नाड़ी, PL लिखा हुआ है, PL, STL और SBL, ऐसा ही कुछ लिख रहा है ना नक्षत्र नाड़ी में। तो PL के आगे आप लिख लो CSL, PL के आगे लिख लो CSL। देखो जो लोग सीरियसली नहीं पढ़ते ना, सच में बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जब आप जीवन में किसी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाओगे ना, तब आपका पता लगेगा आपको कितना बैंड बजता है। और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो फिर और गुस्सा आता है, सीधी सी बात है।
क्योंकि कोई इंसान आपको पूरी अपनी एनर्जी देने को तैयार है, पर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो ध्यान इधर उधर भटकाने से अच्छा है कि अगर बैठे हो तो सीख लीजिए। तो अगर जो भी PL लिखा है, PL का मतलब क्या होता है? CSL, ठीक है। फिर STL जो लिखा है उसको हम अपनी भाषा में NL लिखते हैं। ये सारे एक ही नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर मोबाइल ऐप में जो SBL लिखा है उसको हम SL बोलते हैं। क्या समझ नहीं आया ममता जी इसमें? आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, कुछ समझ में नहीं आया, बताओ ममता मेहरा जी। आया? सबको देख रही हूँ मैं, चिंता मत करो। तो CSL क्या होता है? जैसे 12 भाव होते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, KP एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जो हाउस की स्टार्टिंग ली जाती है, हाउस की स्टार्टिंग पॉइंट को कस्पल सबलॉर्ड बोला जाता है। अभी के लिए इतना याद कर लो, ठीक है। CSL। तो अब हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको 12 हाउस के सिग्निफिकेशंस भी बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता। मैंने आपके ग्रुप में भेजे थे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो, हर भाव का अपना काम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? मैंने क्या बताया? CSL क्या होता है? जैसे ये भाव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको CSL बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को अपने शरीर से रिलेटेड, अपने बिहेवियर से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, जनरल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो मैं कहाँ देखूंगी? फर्स्ट हाउस में देखूंगी। फर्स्ट हाउस का CSL देखूंगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फर्स्ट हाउस का CSL देखूंगी, ठीक है। अगर मुझे अपना धन देखना है, धन, पैसा, सेविंग्स, वाणी, कुटुंब, संस्कार, आहार मतलब फूड, तो कहाँ से देखूंगी मैं? सेकंड CSL से देखूंगी। क्लियर हो रहा है? अब मुझे बीमारी देखनी है तो कहाँ से देखेंगे हम? जो 6th हाउस है, देखो कहाँ, ऋण, शत्रु, रोग मतलब डिजीज। तो डिजीज अगर मुझे देखनी है तो मैं कहाँ से देखूंगी? 6th CSL से। जो वैदिक में हमने 6th हाउस पढ़ा है उसको KP में 6th कस्प सबलॉर्ड मान लो, आप 6th CSL मान लो। तो जो भी आपको चीज़ देखनी है उसी से रिलेटेड आप CSL पकड़ लोगे। कहाँ से पकड़ोगे? वो जो कस्प वाली टेबल थी वहाँ से पकड़ लोगे। आया समझ में? तो पहले समझो, मेरी बात को समझो। अब मान लो हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई CSL प्लैनेट निकल जाएगा। प्लैनेट ही तो निकलेगा ना, और क्या निकलेगा? प्लैनेट ही तो निकलेगा, ठीक है। अब रिजल्ट कौन कौन दे सकता है? देखो, हम सबके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, अगर हम कुंडली से बताना चाह रहे हैं तो क्या बता सकते हैं? हमारे पास 3 चीज़ें ही हैं, हाउस, प्लैनेट और राशि। इन्हीं के तो कॉम्बिनेशन से ही बताएंगे ना हम। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, इसको बहुत ही सिंपल कर दिया प्रोसेस को, कि हमें कोई मल्टीपल चार्ट ना देखने पड़े। उन्होंने हर प्लैनेट की स्क्रिप्ट बना दी पूरी। अब ये जो आपको नंबर दिखते हैं किसी भी CSL के आगे, NL के आगे, SL के आगे, ये जो नंबर हैं इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी के सन के आगे लिखा है 10 और 11, फॉर एग्जाम्पल किसी के सन के आगे लिखा है 10 और 11, तो इसका मतलब क्या है कि सन उस कुंडली में कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, उसके नंबर लिखे हुए हैं ये। तो अगर किसी की स्क्रिप्ट में सन के आगे 10-11 लिखा है तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि सन उस कुंडली में 10th हाउस को और 11th हाउस को रूल कर रहा है, तो उसके रिजल्ट देगा। अब आया समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? अब स्क्रिप्ट कैसे बनी किसी भी CSL की? मान लो मुझे बीमारी देखनी है, तो मैंने बीमारी के लिए 6th CSL को पकड़ लिया, वही रिस्पॉन्सिबल है बीमारी के लिए। यहाँ तक समझ में आई? जब 6th CSL की लाइन में देखा तो कोई प्लैनेट निकल के आ गया, आया कि नहीं आया? अब KP एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि जो भी CSL का प्लैनेट निकल के आया है उसका रिजल्ट कौन देगा? उसका रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड। किसी भी प्लैनेट का
रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है उससे भी पहले। तो जब आपके समय के जब आपका जन्म हुआ उस वक्त कोई भी प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में तो था, फिर वो नक्षत्र भी किसी उपनक्षत्र में था, तो उपनक्षत्र को सब लॉर्ड बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या बनी, पहले प्लैनेट आया, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड आया, फिर उसका सब लॉर्ड आया। जब हम इन तीनों को स्टडी करते हैं तब एकदम बिंदास प्रिडिक्शन जाती है, क्योंकि हम पूरे कमरे के बेड के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंच गए डायरेक्ट। पहले तो हम ऊपर ऊपर लेवल से देख रहे थे कि व्यक्ति 10th फ्लोर पे कहीं 11th फ्लोर पे बैठा हुआ है, पर अब हमने ऐसा ड्रोन लगा दिया कि वो कमरे के अंदर घुस गया। उसने बता दिया जी व्यक्ति सोफे पे बैठा है, पैर फोल्ड करके बैठा है, पैर लटका के बैठा है, या सोने की पोजीशन में बैठा है, तो वो पूरी डिटेल बता देता है आपको। कितने लोगों को यहाँ तक कुछ कहानी समझ में आ रही है? अनम्यूट करके बताओ। यस मैम, समझ गया। जी मैम, समझ में आ रहा है, समझ आ गया थोड़ा गुरुजी। बहुत समझ में आ रहा है। आ रहा है। आ गया मैं। आ रहा है? मैम आ गए। कंटिन्यू करो। ठीक है, तो यानी कि अब हमें कोई भी एस्पेक्ट जीवन का देखना है तो हमें सबसे पहले उस हाउस का CSL प्लैनेट पकड़ना है। ठीक है, जो पहले के एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, अब तो जो नक्षत्र नाड़ी है, ये सोचो इसने सारा काम ही आपका ख़त्म कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर आ गए, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी इन्होंने कि अभी हमें अलग से नक्षत्र लॉर्ड ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब लॉर्ड ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, इसने पूरी स्क्रिप्ट रेडी करके दे दिया आपको, बस आपको पढ़नी है। पहले क्या होता था, एस्ट्रोलॉजर मैन्युअली करते थे सारी चीज़ें। मैन्युअली करनी सिखाऊंगी मैं, जो हम वेल्थ और करियर वाला कोर्स करेंगे उसमें मैन्युअली करना भी सिखाऊंगी। अगर किसी का मन है सीखने का तो उसमें वो सिखा दूंगी, बट इसमें इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं कि एक्चुअल चीज़ ही ना पढ़ पाएँ। अब ये जो नक्षत्र नाड़ी है, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर ने बना के सब कुछ दे दिया है। तो अब देखो, जहाँ पे PL लिखा है वो आपका CSL है, जहाँ पे STL लिखा है वो आपका NL है, नक्षत्र लॉर्ड है, फिर जहाँ पे SBL लिखा है वो आपका SL है। यहाँ तक समझ में आया? अब आप सब अपना 6th CSL ढूंढो, कौन सा प्लैनेट बन रहा है, फटाफट से ढूंढो और मुझे बताओ कि आपकी स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। आज ही पढ़ना सीख जाओगे, कोशिश तो यही रहेगी मेरी, अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो। पहले आप देखो अपने उसमें टेबल में, मैं इस पे ओपन करने की कोशिश करती हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ पे हम KP सिस्टम में गए, ठीक है। हाँ ये रहा, जैसे 6th CSL इस केस में वीनस आ रहा है, तो मुझे पता लग गया 6th CSL वीनस आ गया। अब मुझे पूरी वीनस की स्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है। तो फिर हम किस पे चले गए, नक्षत्र नाड़ी पे। आप अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है, इसमें जो ये आपको वेबसाइट पे दिख रहा है इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है, और आपको जो मोबाइल ऐप पे दिख रहा है वो अलग सिस्टम है। पहले समझने की कोशिश करो क्या अलग है। यहाँ पे जो इन्होंने स्क्रिप्ट दे रखी है एक ही लाइन में दे रखी है सारी। वीनस की स्क्रिप्ट पढ़नी है तो एक लाइन में दे रखी है। वीनस क्या है, प्लैनेट है। वीनस का स्टार लॉर्ड क्या हो गया, मून हो गया स्टार लॉर्ड। फिर केतु सब लॉर्ड हो गया। तो ये वीनस की स्क्रिप्ट हो गई। पर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो उसमें स्क्रिप्ट ऐसे लिखी है कि प्लैनेट होगा यहाँ पे, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा यहाँ पे, फिर उसका सब लॉर्ड होगा यहाँ पे। तो आपको अगर मोबाइल में देख रहे हो तो आपकी स्क्रिप्ट ऐसे आएगी, और अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हो तो आपकी स्क्रिप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में सीधी आएगी। ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में, कंफ्यूज नहीं होना। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? यस और नो? यस मैम। बताओ। यस मैम, क्लियर है। तो आपको मैंने इसलिए टर्मिनोलॉजी बताई है, चाहे आपके सामने कोई भी सॉफ्टवेयर खुल जाए आपको घबराना नहीं है, आपको सब समझ में आ जाना चाहिए देखते ही। तो अब PL का मतलब क्या है कि ये जो प्लैनेट है ये आपके पर्टिकुलर हाउस का CSL है। फिर वो CSL किस नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है वो नीचे लिखा होगा, वो भी कोई प्लैनेट होगा।
फिर वो जो CSL है उसका सब लॉर्ड कौन सा है, उसका भी कोई प्लैनेट होगा। तो ये 3 प्लैनेट की स्क्रिप्ट बन गई, 3 स्टेप स्क्रिप्ट बन गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चैट पे बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया, फटाफट से बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समझ में क्यों नहीं आ रहा। चलो, किसको समझ में नहीं आया पहले समझाती हूँ 1-2 बार। ममता जी, ममता मेहरा जी, थोड़ा सा भी आप प्रेजेंस रखोगे ना सब यहाँ पे, सच बता रही हूँ बहुत इजी है। यस मैम। क्या नहीं समझ आया बताओ? नहीं मेरे को तो आया मैम, मैंने तो नहीं कहा। आपने नो लिखा है तो मुझे लगा शायद। नहीं मैंने कुछ लिखा ही नहीं मैम। अच्छा, तो फिर किसी और ने लिखा होगा शायद, सॉरी। ओके। हाँ, किसने लिखा था? क्या पीयूष जी, क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? पीयूष मैम कहाँ पे हो? हाँ, अनम्यूट करो। मैम ये जो मैम टेबल है ना, टेबल में PL STL SBL, फिर PL STL SBL, फिर दोबारा से आपको PL S। आपको ये देखना नहीं आ अभी रहा, बस बाकी सब आ गया। आपको सब कुछ नहीं देखना, मैं यही समझा रही हूँ। अच्छा आपको नहीं, सब कुछ 3 नहीं बार। देखना यहाँ पे। ठीक है। आपको ये पूरी टेबल नहीं देखनी। जो हम हाँ टॉपिक जी। पढ़ रहे हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या हेलो टॉपिक? हाँ, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बताओ? हेलो। हाँ जी, अनम्यूट करो। मेडिकल हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बताओ? मेडिकल का मेडिकल हेल्थ एस्ट्रोलॉजी उसमें में पढ़ रहे हैं ना। इम्यूनोलॉजी। हाँ जी हेल्थ बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि हम जो पढ़ रहे हैं उस हाउस को पकड़ लेंगे, उसका CSL पकड़ लेंगे, दैट्स इट। तो उस एक प्लेनेट की स्क्रिप्ट को पकड़ना है, पूरी एस्ट्रोलॉजी को नहीं पकड़ना हमें। तो अगर हमें हेल्थ या डिजीज़ पढ़नी है तो 6th हाउस डिजीजेस को बताता है, तो 6th CSL की स्क्रिप्ट को पढ़ना है और पूरा नहीं पढ़ना हमें। तो 6th CSL कोई ना कोई प्लैनेट आ गया आपका। अब नक्षत्र नाड़ी में उसके 3 स्टेप की स्क्रिप्ट लिख लो, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। किस किस ने लिख लिया ये बताओ? 6th CSL की स्क्रिप्ट कितने लोगों ने लिख ली? अनम्यूट करके सबको बोलना पड़ेगा जिस जिसने लिख ली है। यस मैम लिए गुरुजी। लिख लिए सारी लिख ली। मैम लिख लिए। मैम मेरा CSL और NL तो यस हो मैडम गया, लिख लिए। SL नहीं मिल रहा। लिख लिया ऐसा मैम। कहाँ कहीं घूमने थोड़ा चला गया, वहीं पे लिखा होगा। मैम मेरा भी वीनस नहीं मिल रहा SL में, इसीलिए। अरे कहाँ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो ना वो इम्पॉसिबल है होना। वो पूरी टेबल आती है ना, आगे पीछे PL लिखा STL होगा। SBL। SBL तो SL होता है। मैडम मैंने लिख ली है। पर मैम SBL में लिख लिया वीनस मैम। हाँ, मेन कंफ्यूजन ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में केतु, कंफ्यूज है। NL मरकरी और SL मून। इतने सारे दिक्कत पता है क्या हो रही है? मैं जिस लैपटॉप से कर रही हूँ वो एप्पल का है, और ये जो ऐप डाउनलोड होती है ये होती है एंड्रॉयड में। अब मेरे पास एंड्रॉयड की सारी चीज़ें हैं बट वो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं आज, वरना मैं आपको दिखा देती, शो कर देती स्क्रीन शेयर करके। हो नहीं पा रही है। अगली बार कुछ ना कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश करूँगी। लास्ट बार बता रही हूँ, जिनको समझ में आ जाए अभी ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। अभी टेक्निकल पार्ट ही चल रहा है बहुत देर से। मैंने बताया अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट दिखेगी, एक ही लाइन में दिखेंगी तीनों चीज़ें। बट अगर आप मोबाइल ऐप में देख रहे हो तो आपको वर्टिकल दिखेगी। पहले प्लैनेट लिखा होगा, उसके नीचे STL लिखा होगा, उसके नीचे SBL लिखा होगा। सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अपनी पढ़ाई करने। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, KP में 4 रूल होते हैं। 4 में से आज एक रूल आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, बस क्या ही बताऊँ। रेमेडीज़ बनाने में भी बहुत काम आएगा। देखो, ये लगन भाव है। लगन मतलब हम खुद स्वयं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे खुद से शरीर से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो 1st हाउस से मैं देखूंगी, ठीक है। 12th हाउस क्या होता है? लॉस का हाउस होता है। लॉस, LOSS, लॉस। तो 1st हाउस से पीछे वाला हाउस क्या होता है? लॉस का हाउस होता है। तो सबको पता है, एक्सपेंसेस, लॉस, खर्चा, ये होता है। तो KP का एक नियम है, हर हाउस से पिछले वाला हाउस
मतलब हर हाउस से उसके पिछले वाला हाउस 12th हाउस उस हाउस का खर्चा कराता है, उसका व्यय कराता है। अभी ये क्या मतलब है मैं समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिजीज़ आती है 6th हाउस से। 6th हाउस के पीछे वाला हाउस कौन सा हो गया बताओ? 6th हाउस से पीछे वाला हाउस कौन सा हो गया? कॉमन सेंस यूज़ करके बताना है बस। 12th हाउस मैडम लॉस लॉस 12th हाउस में पांचवा पांचवा लॉस पे खर्चा होगा वो बताएगा। हाउस होगा। 5th हाउस हो गया ना। अगर 6th हाउस से पीछे वाला हाउस, जस्ट पीछे वाला हाउस, इसका 6th हाउस का 12th हाउस हो गया। तो यानी कि अगर बीमारी को ख़त्म करना है तो कौन ख़त्म करेगा? 5th हाउस ख़त्म करेगा। समझ में आया ये बात? अगर 1st हाउस को ख़त्म करने वाला उसका पिछले वाला हाउस है, तो हर हाउस को ख़त्म करने वाला उसका हाउस 12th हाउस होगा, जो कि उससे पीछे वाला हाउस होगा। समझ में आ रहा है? आ जाएगा। जब पहली बार सुन रहे हो तो ऐसा लग सकता है। अब जैसे ये शादी का हाउस 7th हाउस है, तो शादी को ख़त्म करने वाला हाउस कौन सा होगा? जस्ट उसके पीछे वाला हाउस, तो यानी कि 6th हाउस। बस अभी इतना समझो कि ये रूल होता है केपी में कि हर हाउस कुछ ना कुछ आपको दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर उसके कारक तत्व को ख़त्म करना है, मतलब किसी की शादी में अगर कोई अड़ंगा डालेगा या ख़त्म करेगा शादी को ख़त्म करने का मतलब क्या होता है? डिवोर्स, सेपरेशन। तो उसमें कौन से हाउस का रोल आ जाएगा? 6th हाउस का रोल आ जाएगा, क्योंकि वो 7वें हाउस से पिछले वाला हाउस है। अब समझ में आया? ऐसे ही 5th हाउस किसका होता है? चाइल्ड बर्थ का होता है नहीं होता? 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का होता है। तो अगर किसी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा तो कौन सा हाउस खराब करेगा उसको? 4th हाउस, जस्ट उसके पीछे वाला। अब आया समझ में? आप पहले ही हाथ खड़े कर देते हो। तो किसी भी हाउस को जो भी वो चीज़ दे रहा है, अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है उस घर को, तो उसके पीछे वाला हाउस उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब आया समझ में? चलो अब आते हैं हम अपनी असली कहानी पे। देखो, जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों के लिए 12 भाव में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट घर के रोल होते हैं वो होता है 1, 6, 8, 12। अब सबका ध्यान यही होना चाहिए, मैं कभी भी कुछ भी पूछ लूँगी आप में से। 12 हाउस होते हैं। 12 में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो हमें हेल्थ के लिए, डिजीज़ के लिए सब कुछ बता देंगे? जैसे आप एक मूवी देखते हो, मूवी की स्क्रिप्ट में एक हीरो टीम होती है, एक विलन टीम होती है, यस और नो? ठीक है। ऐसे ही हम जितने भी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, चाहे हेल्थ की स्क्रिप्ट पढ़ें, चाहे मैरिज की पढ़ें, चाहे चाइल्ड बर्थ की पढ़ें, चाहे वेल्थ की पढ़ें, चाहे करियर की पढ़ें, तो हर हाउस में कोई ना कोई नंबर विलन टीम बना रही होगी, कोई ना कोई नंबर हीरो टीम बना रही होगी। आया समझ में? तो हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए कौन से हीरो टीम है? कौन कौन से नंबर हैं? 1, 5, 9 एंड 11। अभी लिखो, और ये मत बोलना बार बार रिपीट, क्योंकि मैं आपको बहुत स्लोली लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ। हीरो टीम कौन सी है? 1, 5, 9 और 11। ये 4 नंबर आपको स्क्रिप्ट में दिखते हैं, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं हेल्थ के। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहाँ तक? विलन टीम के नंबर कौन से हैं? 1, 6, 8 एंड 12। 1, 6, 8 एंड 12। अब इनका रोल क्या है? ये जो नंबर है, मैंने क्या बताया था, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाउसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये।
तो आपके जो आपने स्क्रिप्ट लिखी CSL, NL, SL, इनके प्लैनेट के सामने कोई नंबर लिखे हुए हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि ये प्लैनेट कौन कौन से हाउस को रूल कर रहा है आपकी कुंडली में। तो हमें कुंडली खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम नक्षत्र नाड़ी से सब कुछ बता देंगे। बीमारी कैसी होगी, मतलब आपको इतना मज़ा आ जाएगा, आपका दिल ना खुश हो जाए ना, तो आप मेरा नाम मत बदलना, कुछ भी कर लेना उसके अलावा, ठीक है। तो सीरियसली पढ़ना, आपको ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे वाह, इतना आसान तरीके से हम किसी की कुंडली के बारे में बता पा रहे हैं, और परेशानी नहीं बताएंगे उसको, साथ में सोल्यूशन भी देंगे, और गारंटेड उसको फ़र्क पड़ेगा जो भी पर्सन परेशान होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आपके पास 2 टीम आ गई, हीरो टीम एंड विलन टीम, और बाकी जितने भी नंबर बचे वो न्यूट्रल हो गए, उनका कोई लेना देना नहीं है। अब 4 नंबर कभी CSL 6th CL की स्क्रिप्ट में आता है। 4th नंबर को बोलते हैं इनक्योरेबल डिजीजेस। 4 नंबर को अलग से लिख लो, ये मैंने अपनी रिसर्च करके फाइंड किया है, ये मुझे कहीं किसी बुक में या कहीं से पता नहीं लगा, बट मैंने बहुत चार्ट स्टडी करे हैं। तो 4 नंबर कहीं भी 6th CSL की स्क्रिप्ट में आता है तो वो इनक्योरेबल डिजीज़ भी बताता है। इनक्योरेबल क्या होता है, उसका मतलब जिसका आपको इलाज ना मिले, जिसको आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, पर आजकल ऐसा नहीं है, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। पर मैं पढ़ा रही हूँ और फिर सोल्यूशन भी बता दूँगी। आजकल सब क्योरेबल होता है, बट इनक्योरेबल का मतलब क्या होता है, 10-20 साल तक लोग दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एलोपैथी में या मेडिकल साइंस में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। पर चलो मेडिकल साइंस में नहीं है, चलो आयुर्वेदिक सबका ट्रीटमेंट कर देता है, बट हमारी जो एनर्जी साइंस है, ऑकल्ट साइंस है, इसमें हर परेशानी का सोल्यूशन है। पर इंडिकेशन 4 नंबर क्या देगा कि इस व्यक्ति को कोई इनक्योरेबल डिजीज़ आने के पूरे चांसेस हैं। आया समझ में? यहाँ तक स्क्रिप्ट समझ में आई? ठीक। अब आया कि ये नंबर क्यों आए हैं, हमने इन्हीं को टीम में क्यों डाला है। तो 1 नंबर क्या होता है, मैंने क्या बताया, हमारा शरीर, हमारी हेल्थ। 1 नंबर हमारा क्या बताता है कि मेरा शरीर, मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर, मैं कैसी हूँ, मतलब मैं, जहाँ पे भी मैं जुड़ गई वहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। अब आपकी स्क्रिप्ट में 1 आ रहा है तो वहाँ पे मैं नहीं हूँ, वहाँ पे आप मैं हो। हर जगह मुझे मैं मत घुसा देना, पता लगे यहाँ पे स्वाति मैम आ रही है हमारी स्क्रिप्ट में। मैं का मतलब आप खुद स्वयं। अब कोई भी बीमारी आएगी तो आपके शरीर में ही तो आएगी ना, समझ रहे हो। तो 1 नंबर का मतलब क्या होता है, सेल्फ, जहाँ पे आपके शरीर का इन्वॉल्वमेंट आ गया वहाँ पे आ गया 1। आया समझ में? फिर 6 नंबर क्या है, 6 का तो मतलब ही डिजीज़ है, हाउस ही डिजीज़ का है 6 नंबर। फिर 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है पेन एंड सफरिंग्स का। 8 नंबर है पेन, सफरिंग्स, सर्जरीज। क्रॉनिक डिजीज। अब क्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रॉब्लम आई और वो झटपट ठीक हो गई, मतलब एक्यूट प्रॉब्लम क्या होती हैं, 2-3 महीने में ठीक हो गई। क्रॉनिक क्या होती है कि जिसका इलाज आपको ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा, लंबा चल रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जब 8 नंबर आपके 6th CSL की स्क्रिप्ट में आएगा 8 नंबर, तो वो ये बताएगा कि आपको जो भी बीमारी होगी वो क्रॉनिक होगी, लंबे समय तक चलने वाली होगी। आ रहा है समझ में? और 8 नंबर जब भी आता है तो इस सर्जरी को भी इंडिकेट करता है। लोग पूछते हैं ना मैम कि मेरे ये प्रॉब्लम है, क्या सर्जरी होगी मेरी? तो अगर 8 नंबर आ रहा है, अब कहाँ पे देखना है 8 नंबर को वो सब बताऊंगी, पर जो बता रही हूँ भी फिलहाल वो लिखो। 8 नंबर हमेशा सर्जरी को बताएगा और छुपी हुई बीमारियों को भी बताता है। जैसे कई बार डॉक्टर डायग्नोस करते रह जाते हैं, उन्हें बीमारियाँ आसानी से नहीं मिलती, इसी की वजह से तो बीमारियाँ क्रॉनिक होती हैं। अगर आपको सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए, डायग्नोस हो जाए, तो बीमारी क्रॉनिक क्यों होगी? कॉमन सेंस की बात है। तो 8th हाउस का जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो क्या होता है, बीमारी आसानी से पकड़ में नहीं आती और इसलिए वो टलता रहता है और बीमारी लंबी खिंच जाती है, तो वो बीमारी क्या हो गई, क्रॉनिक हो गई। तो उसमें भैया सफरिंग भी बढ़ जाएगी। जब कोई बीमारी 2-3 साल तक चल रही है तो आदमी पेन भी झेलेगा, सफ़र भी करेगा,
डीप डिप्रेशन का भी नंबर है ये। 8 नंबर इज इक्वल टू डीप डिप्रेशन। अब जिनका आ रहा है वो दुखी मत हो, मैं साथ में सोल्यूशन भी बताऊंगी। रात में सोचते सोचते डिप्रेशन में मत चले जाना। मैं डराने के लिए इस क्लास को नहीं कर रही हूँ, मैं सोल्यूशन दूंगी। पहले प्रॉब्लम बता रही हूँ, आप डायग्नोस करो, फिर सोल्यूशन भी करना। और मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। मेरी पूरी कोई भी स्क्रिप्ट खोल लो, हर जगह 8 मिल जाएगा आपको, भर भर के। परमात्मा ने भर भर के 8 दिया है। 6 8 12, 6 8 12 आशीर्वाद में मिला हुआ है मुझे। इसलिए निश्चिंत रहो। मैं जी रही हूँ ना आप सबके सामने बढ़िया तरीके से, आप भी मस्त जी लोगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सही रास्ते पे नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, हमें सही रास्ते पे ले आती है। तो 8th हाउस हो गया आपका डीप डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब छोटा मोटा स्ट्रेस नहीं, 1-2 दिन का नहीं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसका स्ट्रेस आपके सिर पे बंध गया और आप कुछ दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हो। लंबे समय के लिए कोई स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, सर्जरी, अननोन इलनेस, जिस बीमारी का पता नहीं लग पा रहा। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? 8th हाउस। आया समझ में? 8th हाउस मतलब 8 नंबर। अगर आपकी स्क्रिप्ट में 8 नंबर आ रहा है तो वो ये बताएगा। क्लियर है? फिर 12 नंबर क्या हो गया? 12 नंबर हो गया हॉस्पिटलाइजेशन, क्लिनिक्स के चक्कर काटना, मेडिसिन में एक्सपेंसेस होना। आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये हाउस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बताते हैं। हर हाउस का अपना रोल है। मतलब हर हाउस के अपने बहुत सारे सिग्निफिकेशन है। जब हम वेल्थ और करियर में पढ़ेंगे तब 6th हाउस बहुत अच्छा काम करता है, 12th हाउस भी अच्छा काम करता है, 8th हाउस भी अच्छा काम करता है। पर वो उस एस्पेक्ट में मैं उस कोर्स में कवर करूँगी। अभी मैं इन हाउसेस को कवर कर रही हूँ मेडिकल एस्पेक्ट के चक्कर में। जो हम मेडिकल हेल्थ एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें इन हाउस का क्या रोल है वो कवर कर रही हूँ। 6th हाउस जॉब भी देता है। तो जब हम करियर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जॉब के लिए भी 6th CSL को ही देखेंगे। तो ऐसा मत समझना कि ये जानलेवा हाउस है। हर जो भी हमारी लाइफ का एस्पेक्ट है ना, उसमें उसकी कहानी बदल जाती है। अब जैसे शाहरुख खान बहुत सारी मूवी करता है, बाजीगर में अलग रोल मिला, जब तक है जान में अलग रोल मिला, ठीक है। तो ऐसे ही प्लैनेट्स भी होते हैं। शादी के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जॉब के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बीमारियों के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आया समझ में? ठीक है। तो 12th हाउस क्या होता है? हॉस्पिटलाइजेशन का, क्लिनिक्स में चक्कर कटने का, मेडिकल एक्सपेंसेस का और अकेलेपन का। कई बीमारियां ऐसी होती है ना जिसमें आदमी घर में भी रह रहा है तो बिल्कुल दूसरों से अलग ही रह रहा है, आइसोलेट है पूरा, जैसे कोरोना में हुआ था। तो क्वारंटीन भी अगर हम देखें तो 12th हाउस से क्वारंटीन देखते हैं। ऐसी बीमारियां जिसमें क्वारंटीन होने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आपको बिल्कुल दुनिया से अलग रहने की ज़रूरत पड़ रही है, आइसोलेट होने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको सबको ये समझ में आया 1 6 8 12 का क्या कहानी है? पहले मुझे बस येस और नो में आंसर चाहिए प्लीज़। पहले मुझे पढ़ाने दो, सिर्फ येस नो में आंसर दे। मैम। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। पूरा तो यानी कि जो हमारी खराब टीम के नंबर हैं, हेल्थ को ख़राब करने वाले जो नंबर हैं, विलन वाले नंबर, वो कौन से हैं? 6 8 12। 1 नंबर तो बस ये बताएगा कि इस इंसान को बीमारी होगी। अभी हम उसको लाइव चेक करेंगे, ठीक है। तो मेनली जो ख़राब नंबर है वो 6 8 12 है, और 4 नंबर आएगा तो वो इनक्योरेबल डिजीज़ बताएगा। अब गुड टीम में नंबर कौन से आ गए? 1 5 9 एंड 11। जो हेल्थ को अच्छा करने वाले नंबर हैं वो कौन से हैं? 1 5 9 11। अब 1 क्या है? 1 अगेन आपकी वो रिकवरी है, हेल्थ है, सेल्फ है। तो 1 नंबर हमेशा यही बताएगा, वाइटैलिटी को बताता है आपके। एक्चुअली 1 नंबर ये बताता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है उस बीमारी से लड़ने की। इम्यून सिस्टम भी बताता है 1 नंबर। आपका विल पावर, आपका इम्यून सिस्टम, आपका डेडिकेशन, सब 1 नंबर बताता है।
तो कई लोग आपने देखे हैं कैंसर हो गया 2-2 3-3 बार, बट फिर भी लड़के उस बीमारी से वापस लौट आए, क्योंकि 1 नंबर था। 1 नंबर मीन्स बाउंस बैक कर लेना। 5 नंबर क्या है? आप अभी मैंने आपको 12th हाउस वाला कॉन्सेप्ट बताया कि हर हाउस से उसके पिछले वाला हाउस उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। तो 6th हाउस बीमारी दे रहा है, तो 6th हाउस को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? बीमारी को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? 5 नंबर डिस्ट्रॉय करेगा। तो 5 नंबर क्या हो गया? उस बीमारी से लड़ने की ताकत। तो 5 नंबर क्या बताता है? जब भी आपकी स्क्रिप्ट में आएगा कि आप किसी भी बीमारी से रिकवर कर लोगे, आपको कोई ना कोई क्योर मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट मिल जाएगा। 5 नंबर ये बताता है। पॉजिटिव नंबर इसलिए आया समझ में। 9 नंबर क्या होता है? भाग्य का नंबर होता है 9 नंबर। तो कई बार क्या होता है, कुछ काम नहीं कर रहा पर आपका भाग्य आपका साथ दे गया, तो आप उस बीमारी से लड़ जाओगे, जीत जाओगे। कई बार होता है ना, कोई गुरु मिल गया, किसी का आशीर्वाद मिल गया, किसी ने भभूति दे दी, किसी ने कोई मंत्र पढ़ दिया, तो आपके भाग्य से आपकी बीमारी खत्म हो गई। तो 9 नंबर आपको भाग्य, लक का सपोर्ट देता है। जैसे कई बार लोग ना आईसीयू से मरते मरते भी वापस आ जाते हैं, तो वो 9 नंबर की कृपा होती है। 11 नंबर किसका होता है? गेन्स का, विश फुलफिलमेंट का। तो बीमारी में गेन क्या होगा कि आप बीमारी से वापस लौट के आ जाओगे जिंदा। आया समझ में यहाँ तक? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सब समझ में आया? अच्छी Yes, टीम ma'am. टीम सब समझ में आया? यस मैम। यस मैम, मैं समझ में। वन इज कॉमन इन बोथ। वन आप ऐसा करो, सुनो, आप चाहे बैड टीम में से हटा दो 1 को, पर जब भी बीमारी देखोगे ना तो 1 का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही, क्योंकि बिना शरीर के बीमारी हो नहीं सकती। पर 1 अगर आपकी स्क्रिप्ट में आ रहा है तो ये तय है कि आप उस बीमारी से लड़ लोगे। मेरे में भी है। तो मेरे को बीमारियां आई हैं टाइम टू टाइम, बचपन से कुछ ना कुछ होता ही रहा है, पर ताकत इतनी है, दिमाग में इतनी विल पावर है कि बीमारी की ऐसी की तैसी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेती हूँ मैं। और ऑकल्ट साइंस में आने के बाद तो परमात्मा की कृपा है कि कोई ना कोई सोल्यूशन परमात्मा खुद ही भेज देते हैं। ठीक है? चैन की सांस ले लो, पानी पी लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है? 5 का बताओगे? 5 का मतलब है बीमारी का इलाज। 5 का मतलब है ट्रीटमेंट, इलाज, क्योर, सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं 5 का मतलब। अभी क्वेश्चन पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी पढ़ लो। अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लोगे, कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो सॉल्व कर लेंगे उसको। क्वेश्चन तो आएंगे पर बाद में आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आ गई जी 6th CSL की कहानी। अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ें फ़ोटो खींच लो, पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अब कौन सा प्लैनेट कौन सी बीमारी देता है, कौन सी राशि हमारे कौन से बॉडी पार्ट को गवर्न करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब 6th CSL को हमें देखना है, तो शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले शॉर्टकट लिख लो। ऐसी बीमारी जो मतलब किसी ना किसी को उस प्रॉब्लम से सामना करना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। तो 6th CSL का जो NL होता है, 6th CSL का जो भी NL होगा, कोई ना कोई प्लैनेट होगा। यस और नो? यस और नो? वो जो भी प्लैनेट होगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड बीमारी आपको थ्रू आउट लाइफ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। सिक्स्थ CSL का जो भी NL है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का 6th CSL वीनस बन रहा है, ठीक है, तो वीनस प्लैनेट हो गया। अब ये स्टार लॉर्ड ही नक्षत्र लॉर्ड है, तो यहाँ पे अगर वीनस का NL देखना है तो कौन सा प्लैनेट बन रहा है?
मून बन रहा है, मून बन रहा है ना। तो इस व्यक्ति को मून से जुड़ी हुई परेशानियां लाइफ टाइम आती रहेंगी। अब ऐसा नहीं है पैदा होते के साथ ही शुरू हो जाएंगी, पर उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां आती हैं ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस प्लैनेट से रिलेटेड रहेगी ही रहेगी। 6 CSL ये बताता है कि आपको कौन सी बीमारियां आएंगी, क्या माध्यम बनेगा, कितनी क्रॉनिक होगी, कितनी एक्यूट हो, पूरी आपको लिस्ट दे देगा वो आपकी हेल्थ की। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, CSL क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हर प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। सबसे पहले बताया था, अभी रूल लिखवाया था एक। तो जो भी हमने CSL पकड़ा, उसका जो भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है प्लैनेट, वो अपने रिजल्ट तेजी के साथ देगा। तो वो प्लैनेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो ऑन एंड ऑफ उस इंसान को देखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा प्लैनेट कौन सी बीमारियां देता है। इसकी टेबल मैंने बनाई थी शायद। अब आप ना अभी परेशानी ये मत देखना अरे ये बीमारी आ जाएगी वो आ जाएगी, अभी लिखो फिर सोल्यूशन करना उसका। ठीक है। और ऐसा नहीं है वो पर्टिकुलर दशा में एक्टिव होती हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। हाँ, इसकी आप फोटो क्लिक करो। ये हैं आपके प्लैनेट्स, ये हैं इसके बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, बॉडी के सिस्टम। ठीक है। तो अगर सन है किसी के 6th CSL का NL सन है, तो सन कैसी कैसी बीमारियां देगा, आपके हेड से रिलेटेड, राइट आई से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, स्पाइन में केतु का भी रोल आता है। स्पाइन सन प्लस केतु का रोल होता है। ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड, और अगर बॉडी के सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम, वाइटैलिटी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो आप। ये 9 प्लैनेट्स आपके कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन को करते हैं, कौन से बॉडी के सिस्टम को करते हैं। अब जैसे वीनस है तो वीनस किडनीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को करता है, फेस को करता है, चीक्स को करता है, आपकी स्किन को करता है। ठीक है। ओवरीज, यूट्रस, सीमेन, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। तो अगर किसी को किडनी से संबंधित परेशानी है तो ये 1000% कन्फर्म है कि उसके चार्ट में वीनस की ही प्रॉब्लम होगी। कन्फर्म है ये। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कन्फर्म उसको सन की ही परेशानी होगी। तो पहले तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि कुंडली जिसके पास है तो कुंडली से डायग्नोस कर लो। फिर लास्ट क्लास में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मुझे ये बीमारी है, तो आप खुद उसको कॉम्बिनेशन बना देना कि इस बीमारी का कौन कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसकी रेमेडी दे दो, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो किसी का चार्ट लगाते हैं। चलो चार्ट क्या लगाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे क्लाइंट का लाइव एग्जांपल है। एक सेकेंड, 2-3 केस स्टडी मैंने नोट करी थी आप लोगों के लिए। देखो ये क्लाइंट है मेरी। अब देखो एक चीज़ और, चलो आज यही पढ़ते हैं। रुको, यहाँ पे मैंने 6 CSL की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इनका नाम दिव्या है। ठीक है। तो CSL प्लैनेट इनका बना सैटर्न। तो सैटर्न क्या नंबर दे रहा था, 1, 2, 11। फिर वीनस बना इनका NL, नक्षत्र लॉर्ड बना वीनस। फिर SL बना इनका राहु, राहु ये नंबर दे रहा था। अब आप हमेशा देखना आपकी स्क्रिप्ट में राहु और केतु सबसे ज़्यादा नंबर दे रहे होंगे हर किसी की स्क्रिप्ट में। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा नंबर देखना है, KP चार्ट में आपको देखना है कि राहु कौन से घर में बैठा है।
आपको केपी चार्ट में क्या चेक करना है कि राहु या केतु की जब स्क्रिप्ट को आपको देखना होगा तो आपको ये देखना होगा राहु या केतु कौन से हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना केपी चार्ट में 1 से लेके 12 हाउस तक, तो वो नंबर प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देगा अपने राहु और केतु के। ये बात क्लियर हुई? अब जैसे मैंने इनकी दिव्या की स्क्रिप्ट लिखी यहाँ पे, तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, पर जो इनका राहु है वो कहाँ बैठा है? 11th हाउस में बैठा है। तो राहु स्पेशली 11th हाउस के रिजल्ट बहुत जल्दी देगा, बाकियों के भी देगा पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से 11 नंबर के रिजल्ट देगा। कुछ समझ में आना स्टार्ट हुआ है? पहले ये बताओ मुझे। जो लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं काइंडली बोलने का कष्ट करें या लिखने का कष्ट करें चैट यस पे। मैम, यस मैम। यस मैम, मेरे इसमें 5th चार्ट में बैठा है मैम, 5th में। मेरी कुंडली चार्ट में 5th में मैम एक बैठा भी है मैम। नहीं है थर्ड प्लेनेट हाउस तो। में बैठा हुआ है। मैम हमारे में तो मैम ये सब बोल के अभी कुछ होना ही नहीं है। आप सब क्या करते हो, सबसे बड़ी क्या बोलूँ मैं, गलती जो करते हो ना, आप अपने चार्ट खोल के बस अपना 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 देखना स्टार्ट कर देते हो। मेरे में ये बैठा है, मेरे में ये नहीं बैठा, मेरे में अरे भाई मैं आपको सिखा रही हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं सिखा रही, पूरी दुनिया के लिए सिखा रही हूँ मैं आपको। और अभी आज पहली क्लास हुई है जिसमें शुरू के 1 घंटे में तो टेक्निकल चीज़ें निकली हैं, पढ़ना तो हमने 20 मिनट से शुरू करा है। तो थोड़ा पेशेंस तो रखो, आप बिल्कुल 2 साल के बच्चे बन जाते हो सारे। गलती से अनम्यूट क्या कर दो, सारे ऐसा लगता है स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाएंगे। मेरी भी सिचुएशन समझो, मैं भी आपकी तरह ह्यूमन बीइंग हूँ, एक 1 by 1 समझा रही हूँ मैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, ठीक है। मैं बस ये समझा रही थी CSL, NL और SL कहीं पे भी राहु आएगा, राहु हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में बहुत सारे नंबर दिखाता है, कई बार तो 10-10, 8-8, 9-9 नंबर दिखा देता है। तो कन्फ्यूजन होगी कि राहु इतने सारे हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसमें राहु केपी चार्ट में जाके देख लेना कौन से घर में बैठा हुआ है, तो स्क्रिप्ट में उस नंबर पे अंडरलाइन कर देना कि राहु इस हाउस का रिजल्ट तेजी से देगा। बस इतना समझना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ। अभी मैंने जो सिखाया है उससे कैसे प्रिडिक्शन करते हैं उतना सिखा रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। अब इतना पढ़ो बस आप। अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया, अब मुझे बताओ इस स्क्रिप्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको। अब हम 6th CSL पढ़ रहे हैं, किस लिए? डिजीज़ के लिए, ठीक है, कि दिव्या को किस टाइप की बीमारी होने के चांसेस हैं। तो मैंने क्या बताया, 6 CSL का जो भी NL होता है वो अपने रिज़ल्ट तेज़ी से देता है, ये बताया मैंने। येस और नो, मुझे हाँ या ना में आंसर चाहिए आप सबके, बताओ हाँ या ना। यस मैम, यस मैम। मैम 6 CSL कैसे निकला, एक बार बता दिए मुझे ये बताओ, जो अभी मैं पूछ रही हूँ उस हिसाब से चलते हैं, वरना हम भटक जाएंगे अपने टॉपिक से। 6 CSL का जो NL बन रहा है, कौन सा प्लैनेट बना? वीनस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिव्या को जो हेल्थ इश्यूज होंगे वो वीनस से रिलेटेड होंगे 100%, बोल सकते हैं। तो अब वीनस में मैंने क्या बताया, किडनी की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। यस और नो? इतना समझ में आ रहा है? धीरे धीरे लेके चल रही हूँ। जो भी प्लैनेट आएगा उस प्लैनेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ देगा। अब बीमारियाँ 2 तरीके से आती हैं हर इंसान को। कैसे? एक तो आती हैं कुछ बीमारियाँ जो आपने देखा हो कि जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, कोई ना कोई सेम बीमारी आई जाती है, मतलब रिपीट हो ही जाती है। कभी गर्मियों में आ गई वो बीमारी, कभी सर्दियों में आ गई। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको खुजली है, तो बचपन से खुजली चल रही है, पर कभी चली गई, फिर दोबारा से कोई स्किन की दूसरी प्रॉब्लम आ गई, फिर कुछ समय बाद कुछ और प्रॉब्लम आ गई। जैसे वीनस आपकी स्किन को, हेयर्स को भी रूल करता है, तो जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल और ये सब है उनको वीनस की परेशानियाँ बहुत होती हैं। जितने भी फीमेल प्रॉब्लम होती है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो वीनस की होती हैं।
तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 6 CSL का एनएल बताता है कि इस प्लैनेट से रिलेटेड तो बीमारियां कुछ ना कुछ आपको आएंगी। और कुछ बीमारियां क्या होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर महादशा में आती हैं। अब ये ऐसे हो गया, एक तो आपका जीवन साथी होता है, हाँ जी मैं तो आपके साथ पूरे जीवन भर के लिए चलूँगा या चलूँगी, वो तो आपके लिए फिक्स हो गया। और कुछ होते हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कुछ 2 साल के लिए आए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आए, फिर चले गए, फिर कुछ दशा निकली, फिर दूसरा कोई आ गया, फिर चला गया। कुछ आते जाते रहते हैं, कुछ परमानेंट रह जाते हैं। तो 6 CSL का एनएल क्या बताता है, जो फिक्स है। और बाकी महादशा अंतरदशा के जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी कुछ बीमारियां दे जाते हैं, अगर उनके स्क्रिप्ट में 6, 8, 12 कहीं पे आ रहा है तो। ये सब धीरे धीरे आपको बहुत चुटकियों में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं ये समझा रही हूँ, कई बार लोगों को लगेगा 6 CSL वाला प्लैनेट की बीमारी तो अभी मुझे है ही नहीं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा वो बीमारी कब एक्टिवेट होगी। कब एक्टिवेट होती है कोई भी बीमारी? अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में या अपनी प्रत्यंतर दशा में, उस पीरियड में एक्टिवेट होती है। ये बात समझ में आई सबको? पर ये कंफर्म है 6 CSL का एनएल जो भी प्लैनेट होगा उससे जुड़ी हुई परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब उसमें आपकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, वो आपको रिकवरी वाले नंबर भी देखने पड़ेंगे, 1, 5, 9, 11। तो अब हम ये दिव्या के केस में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि वीनस आ रहा है, तो वीनस से जुड़ी परेशानियाँ होंगी, 1 नंबर, 4, 5। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 9 आ रहा है और 4 भी आ रहा है। 4 क्या बता रहा है? क्या बताया था मैंने अभी आपको? 4 नंबर का मतलब क्या है? शुक्र से रिलेटेड कोई इनक्योरेबल प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ेगी। ये समझ में आया इतना? ठीक है, एनएल के लेवल पे हमें ये समझ में आ गया। फिर राहु के लेवल पे हमें क्या क्या नंबर दिख रहे हैं? 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। तो यहाँ पे हीरो टीम के भी नंबर आ रहे हैं, विलन टीम के भी नंबर आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो बीमारी तो आएगी। और 1, 6, 8 आ रहा है। 1 मतलब स्वयं खुद शरीर पे, 6 नंबर मतलब कोई बीमारी, 8 मतलब क्रॉनिक बीमारी जिसमें सर्जरी भी हो सकती है। यही बताया है मैंने आप सबको या नहीं बताया? अब इनमें प्लैनेट का भी रोल है। जैसे अब राहु आ रहा है, तो राहु का पढ़ते हैं। राहु क्या बता रहा है? यहाँ पे वीनस आ रहा है, राहु आ रहा है, सैटर्न आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं इनका मतलब क्या है। आपको हैरानी होगी कि आप कितने डिटेल में किसी को समझ पाएंगे और सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। फिर देखो, सैटर्न आ रहा था, फिर राहु आ रहा था, फिर वीनस आ रहा था, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो, CSL जो होता है ना, किसी भी स्क्रिप्ट का CSL, तो अब हम 6th CSL पढ़ रहे हैं, तो 6 CSL सैटर्न बना, यस और नो? CSL ये बताता है कि बीमारी बीमारी का सोर्स क्या होगा, बीमारी के बारे में बताता है। CSL हमेशा ये बताता है कि बीमारी का सोर्स क्या होगा। लिख लो। मैं आपके लिए कोई टेबल ढूंढ रही हूँ, 1 सेकेंड। चलो, मिल नहीं रही मुझे। कोई बात नहीं, चलो। हाँ,
तो CSL हमेशा सोर्स बताता है। अब यहाँ पे CSL क्या बना, सैटर्न बना और उसके आगे कुछ नंबर बने, तो ये पता लग गया कि जो बीमारी का सोर्स बनेगा वो सैटर्न बनेगा। तो सैटर्न किस किस टाइप की प्रॉब्लम देगा? एक तो सैटर्न का मतलब क्या होता है, सैटर्न डिले का कारक होता है। डिले मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ होती हैं, लॉन्ग। सैटर्न जब भी आएगा वो छोटी बीमारियाँ नहीं देता, सैटर्न हमेशा देता है वही 4-5 साल, 10 साल, 15 साल तक कोई बीमारी चले जा रही है। तो सैटर्न हमेशा यही बताता है। और सैटर्न क्या बताता है, किसी चीज़ का डीजनरेशन। ये सब टेबल में लिखा हुआ है। डीजनरेशन मतलब पता है क्या होता है, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। फिर आपका सब लॉर्ड लेवल पे जो फाइनल रिजल्ट देता है। अब चलो मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट बताती हूँ। CSL बताता है सोर्स, किसी भी परेशानी का माध्यम क्या बनेगा, सोर्स क्या बनेगा, लिख लो इसको, डिटेल में लिख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। CSL बताता है किसी भी परेशानी का सोर्स क्या बनेगा। माध्यम, सोर्स, ठीक है। कोई भी परेशानी आएगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल 7th CSL शादी के लिए देखेंगे, तो 7th CSL का प्लैनेट और उसके नंबर क्या बताएगा कि अगर आपको शादी आपकी होनी है तो उसका सोर्स कहाँ से बनेगा, मतलब रिश्ता कहाँ से आएगा, तो वो बताता है CSL। ऐसे ही 6 CSL पढ़ रहे हैं तो बीमारी कहाँ से आएगी, कैसे उत्पन्न होगी, कौन सा प्लैनेट उस बीमारी को लाएगा, तो वो 6th CSL का प्लैनेट और उसके आगे जो नंबर लिखे हैं वो बताता है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक किसी को भी? एनल क्या करता है, नक्षत्र लॉर्ड क्या करता है, वो चीज़ होनी है या नहीं होनी, वो ये फाइनल बताता है कि ये चीज़ होनी है या नहीं होनी। और सब लॉर्ड क्या बताता है, फाइनल जजमेंट, कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके आगे की कहानी कैसी रहेगी। तो 6 CSL क्या बताएगा, बीमारी कैसी होगी, बीमारी कहाँ से आएगी, कौन से प्लैनेट से शुरू होगी। NL क्या बताएगा कि बीमारी कितनी वर्ष होगी, मतलब 6 CSL तो यही बता रहे हैं कि बीमारी होगी पर उसकी कंडीशन कितनी ख़राब होगी, वो 6 वो NL बताएगा। सब लॉर्ड क्या बताएगा कि जब भी आपको बीमारी होगी तो उसके बाद की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो दिव्या के केस में क्या हुआ, कहाँ चला गया, हाँ सिक्स CSL बना सैटर्न। सैटर्न बताता है कोई लंबी क्रॉनिक बीमारी आएगी, कोई डीजनरेशन, ऑर्गन डीजनरेशन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस ने बताया किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और इनक्योरेबल होगी, बट कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा क्योंकि 159 नंबर है, तो भाग्य से कोई किस्मत साथ दे देगी तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल जाएगा, चलता रहेगा। फिर राहु ने क्या बताया, राहु क्या बताता है, उस टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अभी मैं दिखा दूँगी। पर राहु नंबर दे रहा है 168 दे रहा है, 4 भी दे रहा है, और फिर आपको दे रहा है 5, 9, 11, 1। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी पूरे आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं। तो दिव्या को इनका किडनीज़ फेल हो चुकी हैं, इनकी दोनों किडनीज़, और इनका ट्रांसप्लांट होना है और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी 2024 दिसंबर से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, पर ये जो उनकी परेशानी चलेगी वो 10-12 साल तक चलेगी। तो आप रिलेट कर पा रहे हो उसको 6 CSL की स्क्रिप्ट से, जो मैंने समझाया उससे कुछ कहानी समझ में आनी शुरू हुई है आपको कि कैसे कैसे हम देख रहे हैं। अभी तो आप
पहली क्लास कर रहे हो केपी की, सोचो अगर आपने मेरे साथ ये पढ़ लिया, खुद प्रैक्टिस कर ली, तो आप कैसे धुरंधर बन जाओगे। अनम्यूट करके बताओ किस किस को यहाँ तक कहानी समझ में आई है। हाँ भी मैम समझ में समझ में आ गई। बढ़िया समझ में आया है मैम। का चार्ज नहीं है। हाँ जी, का चार्ज नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो चैट पे लिखो। मैम 6 CSL का चार्ज बोल रही हूँ, चार्ट बाकी का बता रही है, वैसे 6 CSL का है चार्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत एक साथ नॉइस आ जाता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल आप ये देखो 6 CSL के NL में अगर किसी के भी 6, 8, 12 नंबर आ रहे हैं तो उस प्लैनेट से रिलेटेड दिक्कत तो आएगी ही आएगी। पर 6 का मतलब क्या है कि आप उस बीमारी, वो छोटी बीमारी होगी, एक्यूट प्रॉब्लम होगी। 8 नंबर अगर जुड़ जाए तो 8 क्या है, क्रॉनिक, लंबे समय तक चलेगी और आपकी सर्जरी वर्जरी भी हो सकती है और उससे आपको काफ़ी पेन और सफरिंग्स भी मिलेगी। आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उस बीमारी के बाद। 12 नंबर जुड़ जाता है आपका, तो 12 नंबर क्या बताता है कि आपको उसके लिए हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, दवाइयों पे भी खर्चा होगा। यहाँ पे एक को हेतल जी, चेतल जी, मैं नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है। आप हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि उनको भी किडनी डायलिसिस की प्रॉब्लम है, तो उनका चार्ट अभी मैं कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगी यहाँ पे आज की क्लास में। चेतल जी, चेतल जी था, हेतल जी था, मैं भूल गई। चेतल जी आप हैं? हाँ चेतल जी हैं, ठीक है। यस मैम, मैं हूँ। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया मैम। मेरे इसमें वीनस नहीं आ रहा है, मेरे इसमें वीनस नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया था कि कुछ बीमारियां महादशा अंतरदशा से देखनी पड़ती हैं, ठीक है, और कुछ बीमारियां 6 CSL से देखनी पड़ती हैं। तो अभी फ़िलहाल ये बताओ, क्या हर इंसान को अपने 6 CSL का NL तो देखना ही है, वो ये बता देगा आपकी जो बीमारी होगी उसका टाइप क्या होगा। तो आपके NL लेवल पे कुछ 8, 12, 6 कुछ आ रहा है? यस, 5, 6 और 8 आ रहा है। 5, 6 और 8। 5, 6, 8। अब ठीक है, तो इनके विलन टीम के 2 नंबर हो गए, 6 और 8, और 5 हो गया। और जुपिटर आ रहा है वहाँ पर। हाँ, तो जुपिटर क्या करता है, किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन करता है। ओके, ठीक है, तो अभी 6, 8 आ रहा है, साथ में 5 भी आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो मतलब क्या है कि इनको अपनी बीमारी का कोई ना कोई इलाज, कोई ना कोई क्योर मिल जाएगा। पर 6, 8 आ रहा है तो इनको ये लंबे समय से कोई ना कोई बीमारी बता रहा है। समझ में आ रहा है आपको सबको? ओके। और जो आपकी बीमारी का रीज़न रहा होगा वो CSL प्लैनेट प्लस जो NL प्लैनेट आ रहा है। CSL प्लैनेट कौन सा है? केतु। ठीक है, केतु, जुपिटर, और उसके बाद सब लॉर्ड मर्क्यूरी। ठीक है, एक चीज़ सब लोग नोट कर लो, मर्क्यूरी सबसे खतरनाक प्लैनेट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। मर्क्यूरी इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हर प्लैनेट का ट्रीटमेंट हो सकता है, मरकरी का भी करेंगे, पर मरकरी का बड़ा टाइम लगता है। मरकरी बहुत सारी चीज़ों को हमारे इस बॉडी में गवर्न करता है, नर्वस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नसों को, हमारी इंटेलिजेंस को, और बहुत सारे इसके ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं। तो जब मरकरी बीमारी देता है तो पागल कर देता है इंसान को। तो मरकरी को बहुत डेंजरस प्लैनेट माना जाता है, ठीक है। जब आपकी ये बीमारी स्टार्ट हुई थी उस वक्त आप देखना कौन सी अंतरदशा थी या कौन सी महादशा थी, वो कोई ना कोई प्लैनेट आएगा। ये जो टेक्निक है ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी वैसे, पर अभी चेतल जी आपको बता रही हूँ, आप ढूंढ के रखना। आप ये देखना जब आपकी बीमारी आई थी उस वक्त कौन सी महादशा थी, कौन सी अंतरदशा थी, कोई ना कोई तो होगी, ठीक है। जो भी अंतरदशा का प्लैनेट है
उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये चेक करके आना। मैम ये कैसे देखेंगे? मैं इसकी चलो वीडियो भेजूंगी ग्रुप में, महादशा कैसे देखनी है ये सब वीडियो भेज दूंगी, उससे चेक कर लेना, ठीक है। अभी आज की क्लास में ये समझ में आ गया कि इनका 6 CSL का NL 6 और 8 दे रहा है, तो मतलब कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी आएगी, कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा क्योंकि 5 आ रहा है ट्रीटमेंट, बट उसने बहुत पेन सफरिंग्स दिए होंगे। ऑब्वियसली इनकी किडनी की डायलिसिस चल रही है कब से, यस मैम। बट 5 आ रहा है तो ये कंफर्म है कि आपको इसका क्योर मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 6 CSL तो आज हमने पढ़ लिया, ये बीमारी बताता है। अब किसी की जनरल हेल्थ देखनी है हमें कि इस इंसान की हेल्थ कैसे रहेगी, तो उसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट CSL। फर्स्ट CSL आपको पता है, मैंने बताया था फर्स्ट हाउस क्या होता है, हमारी जनरल हेल्थ का हाउस होता है, हमारी बॉडी का सब कुछ हमसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो फर्स्ट हाउस होता है। तो हमारी जनरल हेल्थ कैसी रहेगी वो हम फर्स्ट CSL से देखेंगे। सेम रूल है, फर्स्ट CSL का जो NL है, अगर उसमें 1, 6, 8, 12 आ रहे हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब रहेगी। अगर फर्स्ट CSL के NL लेवल पे 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर आ रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सिंपल फॉर्मूला। तो फर्स्ट CSL क्या बताता है कि आपके शरीर में कितनी ताकत होगी, आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत होगा किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी, ये सारी चीज़ें क्या बताता है फर्स्ट CSL। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति की डिज़ीज़ को देखना है तो पहले हम उसका फर्स्ट CSL देख लेंगे, हमें उससे आइडिया लग जाएगा कि इसकी कुंडली में बाय बर्थ इसकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। तो अगर फर्स्ट CSL के NL लेवल पर 1, 6, 8, 12 आ रहा है तो 6, 8, 12 आ रहा है तो स्पेशली इस व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी आती जाती चलती रहेंगी। अगर 1, 5, 9, 11 आ रहे हैं तो इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इतना बता सकते हो किसी को भी देख के आज से, सिंपल रूल है, बताओ बोलो। और मैडम Yes, ma'am. 11 और 12 दोनों आ जाए तो सारा तो मीन्स क्रॉनिक डिजीज बताएगा। यस मिस, मिस आपने 7 और 2 अगर 11 और 12 दोनों आ रहे हैं तो 12 का मतलब हमेशा होता है वीकनेस, बॉडी में कोई ना कोई वीकनेस रहना, कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहना। अगर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है एक नेगेटिव नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव वाला भी अपना काम करेगा और नेगेटिव आ रहा है तो वो भी अपना काम करेगा। तो मतलब आपको लगेगा 12th जब भी फर्स्ट CSL की स्क्रिप्ट में 12 आएगा तो वो ये बताएगा शारीरिक कमजोरी, आपके शरीर में एक विटामिन की डेफिशिएंसी होना, ये सब चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आप 50-50 हज़ार के भी कोर्स कर लेना तब भी ये सारे सिग्निफिकेशंस कोई नहीं बताएगा आपको। तो 12 नंबर ये बताता है कि आपके शरीर का व्यय होना, व्यय मतलब खर्चा होना। शरीर का खर्चा क्या होता है, शरीर में ताकत कम होना। तो ऐसे इंसान को बहुत फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी कोई ना कोई डेफिशिएंसी लगी रहती है। पर 11 नंबर है तो मतलब आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा, आपको पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट CSL हमेशा देखोगे हेल्थ अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, या शरीर में कितनी वाइटैलिटी है, कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है। बीमारी कौन सी होगी वो 6 CSL बताएगा। बीमारी की पूरी स्क्रिप्ट हमें पढ़नी है 6 CSL से कि कौन सी बीमारी होगी, बीमारी का सोर्स क्या बनेगा, बीमारी हो जाएगी तो उसके बाद की कहानी क्या रहेगी, वो पूरी 6 CSL की स्क्रिप्ट बता देगी 1 मिनट में। अब जैसे अभी हमने दिव्या का पढ़ा, उसमें राहु भी आया, तो अब आपको इस टेबल से 1 सेकंड में पता लग जाएगा। देखो राहु क्या करता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अनयूजुअल इलनेस, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और
राहु क्या करता है, राहु का है कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ट्रीटमेंट। राहु जब भी आएगा 6 CSL में, वो ये बताएगा इस व्यक्ति का कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि राहु छुपी हुई बीमारियां देता है। पहले तो उसका इलाज ही नहीं मिलता रहेगा, आदमी भटकता रहेगा। तो एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांट है, ये कोई हमारा कोई एंशियंट साइंस तो है नहीं, ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है ना ट्रीटमेंट की। तो राहु ये बताता है किस ऑर्गन से रिलेटेड होगी, वो NL बता रहा है कि वीनस से रिलेटेड होगी। सैटर्न क्या बता रहा है कि ये जो बीमारी आ रही है ये बहुत पुराने समय से चलती हुई बीमारी आ रही है और ये क्रॉनिक बीमारी रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा और पढ़ें, क्या कहते हो? अभी तक जो पढ़ा कितने लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे वैसे। ओके मैडम। मैम यस समझ में आया है, आ गया मैम। कुछ समझ में आया मैम। समझ में आया। आप रिकॉर्डिंग देंगी ना मैम? रिकॉर्डिंग सेम रहे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैम रिकॉर्डिंग मिलता है क्या मैम? हाँ मिलता है। हाँ, हैंड रेस करो जिनके क्वेश्चंस है। हाँ जी बताओ, आप बताओ कहाँ चले गए? हाँ जी। और मैम ये हम CSL हमें अपनी उसमें KP चार्ट में देखना है कि कौन से हाउस का है, कि CSL कैसे देखना है, 6th या 1st? इसी में फंसे। आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे मैम थोड़ा बस इसी में हम फंसे हैं बहुत देर से। अरे CSL तो आपको चार्ट पे जाना ही नहीं है ना, वो तो आप मोबाइल ऐप पे खोल रहे हो या फिर वेबसाइट पे खोल रहे हो? मोबाइल ऐप पे। मोबाइल ऐप पे खोल रहे हो तो मोबाइल ऐप पे आपने KP सिस्टम पे क्लिक करा। हाँ तो उस पे कस्प वाला टेबल आएगा ना, उसको स्लाइड करो, CUSP वाला टेबल आएगा। खोल लिया। तो वहाँ पे देखो वो 6 CSL लिखा होगा ना, 6 नंबर लिखा होगा। उसके बाद SB हाँ। वाली जो लाइन है, SB 6 के बाद ME है, फिर MO है, फिर JU है, फिर VE है। आप में से कोई ऐसा है जो SL NL अपने NB फोन को कनेक्ट कर पाए मेरी स्क्रीन पे, मैं आपके फोन से शो कर पाऊँ? है कोई ऐसा? मैम SL में ME लिखा है और NL में MO लिखा है और SB में JU लिखा है और SS में VE लिखा है। मैं करूँ? भरत जी 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको। ये अनटेनेंटेड और टेनेंटेड क्या होते हैं, ये हम अपने करियर और वेल्थ वाले उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। अभी अगर वो बताने लग गई ना तो ये जो पढ़ा रही हूँ ये भी आपके भेजे से सब साफ हो जाएगा। ये बहुत एडवांस है तो ये हम उसमें सीखेंगे। मैं किसको अनम्यूट कर रही थी? भरत जैन जी, 1 सेकेंड। या फिर आप ना भरत जी फ़ोन पे दिखा दो, मतलब आप वीडियो तो ऑन करो, कैसे दिखाओगे? हाँ सॉरी। अपने फ़ोन को फ़ोन में दिखा दीजिए, मैं आपको पिन पे कर दूंगी। आप में से कोई भी व्यक्ति फ़ोन जिसके पास हो, मैंने फ़ोन खोल पे लिया है दिखा मैम। दो। हाँ जी, खोल लिया है मैंने। अच्छा 1 सेकंड रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं पीयूष मैम को पिन करती हूँ। देखो थोड़ा मैम सामने दूर लाना, थोड़ा लाइट बहुत तेज़ आ रही है इसमें। हाँ हाँ बस ब्लैक स्क्रीन हो गई, क्लिक करना उस पर। क्या क्या करना पड़ रहा है, मैं अगली बार से कुछ जुगाड़ करती हूँ। नहीं हो पा रहा ऐसे ना, कुछ ना कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन। छोड़ो, संदीप साकरे जी। हाँ हाँ बताओ, को होस्ट तो बना देती हूँ, बताओ किसको बनाना है? पवन जी आपको बनाऊँ? मुझे बना दीजिए। हाँ मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। हाँ बना दिया, आप स्क्रीन शेयर करो।
अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, रुको, जिनको समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी लोगों को तो आ चुका है, बाकी जिनको नहीं आ रहा वो देख के समझ जाएंगे। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ, वही तो लफड़ा मेरे साथ भी हो रहा था। ट्राई करो अगर आपका कर पा रहे हो तो, वरना मैं पवन जी को करती हूँ फिर। मैम आप शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, हाँ यही कुछ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं, पर ट्राई करते हैं। पवन सेहरा जी, आपको अनम्यूट करा है मैंने। जी मैम। आप शेयर कर पा रहे हैं स्क्रीन? मैं को होस्ट बनाऊँ आपको? जी मैम, ओनली होस्ट कैन शेयर आ रहा है अभी तो। चलो आपको होस्ट बना दिया मैंने। जी। अब देखिए। जी मैम, मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे एंड्रॉयड लैपटॉप ख़रीदना पड़ेगा, वो ख़रीदती हूँ मैं, कुछ जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वगैरह चलते नहीं है इसमें। हो रहा है क्या? पवन जी शेयर हो रहा है क्या? मैम डॉक्यूमेंट वगैरह आ रहा है, मैं 1 मिनट पीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 ही मिनट दीजिए, मैं पीसी से कनेक्ट करके फिर कर लेता हूँ। ठीक है, मैम तब तक हम बताएं कि क्या लिखा हुआ है। हाँ बताओ। मैम जैसे 6 नंबर पे डिग्रीज के बाद फिर एसएल के नीचे लिखा है एमई, और एनएल के नीचे लिखा है एमओ, और एसबी के नीचे जेयू, और बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एसबी जो है वो ही सीएसएल है। एसबी ही सीएसएल है। ओके। तो 6 के सामने जो एसबी के 6 और एसबी के सामने जो प्लेनेट आ रहा है वही 6th सीएसएल है। जुपिटर है। हाँ, तो जुपिटर, अब जाओ नक्षत्र नाड़ी में। ओके ओके, आ गया। तो प्लेनेट में जहाँ पे भी पीएल लिखा है वहाँ पे कहीं जुपिटर लिखा होगा, पीएल। हाँ, तो 9, 10, 11, 12 लिखा है जुपिटर में, और 3, 10, 11 लिखा है सैटर्न है उसमें, और मरकरी में 3, 6, 10 है। तो ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई। ओके, आया समझ में? ओके ओके। अब इनका, हाँ बहुत बढ़िया, देखो, थैंक यू सो मच जी। अब आपका ऐसे ही, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा समझ लो। यहाँ पे देखो, आपने कस्प पे क्लिक किया, कस्प के बाद आपको 6 के सामने देखना है। अभी हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो डिजीज़ 6th हाउस से देखी जाती हैं, तो 6th हाउस का सीएसएल देखा, तो यहाँ पे सैटर्न आ गया। अब क्या नाम था, पवन जी आप इसको नक्षत्र नाड़ी पे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से हमने एक प्लैनेट पकड़ लिया, 6 सीएसएल बन गया सैटर्न। अब हमें सैटर्न के स्क्रिप्ट को रीड करना है डिजीजेस के लिए। पवन जी आप सुन रहे हो मुझे? जी मैम मैं कर रहा हूँ जी, वो नक्षत्र नाड़ी पे शिफ्ट कर रहा हूँ। हाँ, और मुझे कम से कम को होस्ट बना दो, क्योंकि मेरे सारे राइट्स चले गए इसमें से, मैं जी स्क्रीन जी पे जी कुछ जी लिख नहीं जी। पा रही। तो बेसिकली आपका जो भी 6 सीएसएल निकल के आ जाएगा, आपको उसको नक्षत्र नाड़ी में जाके स्टडी करना है। तो जो भी सीएसएल आएगा, उसका जो भी एनएल आएगा, एनएल अपने 100% रिजल्ट देता है कि वो उसमें जो भी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी, प्लैनेट बता देगा। उसके आगे जो नंबर लिखे हैं वो उसकी पूरी कहानी बता देगा कि वो बीमारी कितनी सीवियर होगी, कितनी छोटी होगी, कितने लंबे समय तक चलेगी। एसएल क्या बताएगा कि वो जो बीमारी हो गई, एसएल बताएगा उसके बाद का चैप्टर क्या कैसा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे सैटर्न देखा था 6 सीएसएल, तो सैटर्न क्या है यहाँ पे, सैटर्न देखो ये लिखा सैटर्न, तो सैटर्न हो गया हमारा 6th सीएसएल, तो ये सैटर्न हो गया। फिर एनएल हो गया मार्स 6, 11, फिर मून हो गया एसएल, तो 2, 3, 10। अब यहाँ पे मार्स दिखा रहा है और 6 दिखा रहा है एनएल में, तो यानी कि बीमारी तो होगी, पर 11 दिखा रहा है तो मतलब ठीक भी हो जाएगी। तो मार्स से रिलेटेड बीमारियाँ इस व्यक्ति को होंगी। अब आप इसको स्क्रीन को हटा दो और मुझे होस्ट बना दो। तो मार्स कैसी बीमारियां देता है? ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां,
और अनेमिया, हीमोग्लोबिन, गुस्सा, एंगर, तो मार्स की ऐसी बीमारियां होंगी। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? तो मंगल से रिलेटेड बीमारियां होंगी, बट कहीं पे भी 8 नहीं दिख रहा, तो यानी कि कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 भी नहीं दिख रहा, तो ऐसा कोई हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होगा। आया समझ में या नहीं आया? बता दोगे इतना तो आसानी से, जितना आज पढ़ाया उतना तो बताना सीख जाओगे, एक्सपर्ट तो बन जाओगे आगे प्रैक्टिस करते करते। क्लियर है मैम। ये जो चार्ट था किसका था, मतलब ये जो आपने लगाया था, क्या नाम है, पवन जी, रैंडम लगाया था या किसी पर्सन का लगाया था? शायद क्लास में है नहीं, कोई बात नहीं। अब आपका काम क्या है, आप सबका कल के लिए, मैं ये रेगुलर ही करा रही हूँ क्लास, ठीक है। कल तक आपको क्या करना है, 5-7 लोगों की कुंडलियाँ पकड़नी है जिनको बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो उनका 6 CSL की स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करना है और रिलेट करने की कोशिश करना है उनके प्लैनेट्स के साथ। अभी उन्हीं की कुंडलियाँ लेना जिनकी बीमारियाँ आपको पता है, क्योंकि आपको सीखना है कि अब आपको जैसे मैं PPT जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको भेज दूँगी कि कौन से प्लैनेट की कौन सी बीमारियां हैं, तो कम से कम आप ये कनेक्ट कर लो जो NL प्लैनेट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर कौन कौन से नंबर दिखा रहा है वो 6 से, अब आपको अच्छे और बुरे नंबर दोनों ही पता है, तो जो भी टीम के नंबर ज़्यादा होंगे वो चीज़ ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर NL पे 6, 8, 12 तीनों ही आ गए तो मतलब भाई साहब बीमारी इसकी ऐसी तैसी कर देगी इस व्यक्ति की। पर अगर 6 से 12 के साथ 5 आ रहा है तो मतलब बीमारी तो तेज़ी से आएगी, परेशान करेगी, एडमिट करा देगी, बट कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। बट कहीं अगर 6 आ रहा है, साथ में 2 नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मतलब छोटी मोटी बीमारी आएगी, ट्रीटमेंट जल्दी लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मिक्स एंड मैच करके आप पता लगा लोगे उस पर्सन का। तो मून क्या होता है? मून साइकोलॉजिकल बीमारियां देता है, मन से रिलेटेड बीमारियां देता है। राहु ऐसी परेशानी देता है जिसका पता ही नहीं लग पाता इंसान को। ये सारी बीमारियां लिखी हुई हैं। सैटर्न कैसी बीमारियां देता है? आपकी ये मसल से, ज्वाइंट से रिलेटेड, और आपके बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को क्या करता है? डीजनरेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था जो हमने दिव्या की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, 3 प्लैनेट कौन कौन से थे CSL में, 6th CSL की स्क्रिप्ट में सैटर्न, राहु और वीनस। वीनस ने ये बताया कौन से ऑर्गन की बीमारी होगी। सैटर्न और राहु क्या बता रहे हैं? सैटर्न बता रहा है क्रॉनिक होगी, राहु बता रहा है कोई ऐसी बीमारी होगी जो आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, और जिसका जो ट्रीटमेंट होगा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये अब कल मैं इनका दशा भी दिखाऊंगी आपको कि जब इनकी दशा कौन सी स्टार्ट हुई जिसमें बीमारी आई। तो इनकी शुक्र की महादशा थी 2024 दिसंबर में, क्योंकि NL प्लैनेट बीमारी कौन दे रहा था? वीनस दे रहा था, तो बीमारी वीनस ही देगा। तो जब वीनस की अंतर्दशा आएगी तभी वो बीमारी आएगी उस इंसान की ज़िंदगी में। तो जो प्लैनेट बीमारी दे रहा है, जब भी वो आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आएगा तभी वो बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी। और तब आपको क्या करना है? उसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको मान लो पता लग गया जी ये प्लैनेट मेरे को बीमारी देने आने वाला है, आप पहले से ही क्या करोगे? उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे, तो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। और ये 100% देखा हुआ है, कहानियाँ नहीं है ये। तो कल मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से भी रेमेडीज़ बताऊंगी, और आप खुद कैसे रेमेडीज़ बना सकते हो। लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो रेमेडीज़ नहीं काम करती, वो सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। और देखते हैं कि कल महादशा से बड़ा टूल कोई नहीं है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये दशा ही इंसान की दिशा बता देता है। तो आदमी कोई नहीं भी बताएगा ना आपको उसको क्या प्रॉब्लम है, आप उसकी अंतरदशा का प्लैनेट निकालो,
और उसका नक्षत्र लॉर्ड देख लो, आप खुद ही बता दोगे कि इंसान को सच में बीमारी है या नहीं। वेरीफाई भी कर सकते हो आप। मतलब कई बार आदमी मजे भी ले रहा होता है, आप उसकी कुंडली से बता दोगे कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वो भी पता लग जाएगा आपको। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो भी मैं आपको प्लैनेट की बीमारियां बता दूंगी। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ना आपको कि ये बीमारी है, आप उसको सीधा रेमेडी लगा देना। और जो मैं आपको रेमेडी सिखाऊंगी इसमें साइन करके दे सकती हूँ आपको पेपर पे, किसी भी किताब में, किसी भी बुक में, किसी भी चैनल पे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम रिवील करूँगी मैं आप सबको। और सिर्फ पर्पस यही है कि कुछ लोगों को हम सही कर पाएँ, उनकी बीमारियों से फ्री कर पाएँ, डिजीज़ फ्री लाइफ दे पाएँ। और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसा ही लिखा है, तो अपनी कुंडली को ही फॉलो कर रही हूँ। या तो मैं खुद बीमारियाँ झेलूँ या मैं दूसरों की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कुछ काम करूँ। तो सिंपल सी बात है कि भैया कोई भी नहीं चाहता कि बीमारियाँ हमारे पास आएँ। तो हम 6th हाउस क्या है? सेवा। इसलिए मैंने इस कोर्स के नाम के आगे सेवा लिखा हुआ है। आप जितनी सेवा करोगे उतनी बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, पता है आपको। और 6th हाउस आपके सर्वेंट्स भी हैं। तो जो लोग अपने सर्वेंट्स को खुश रखते हैं, सर्वेंट्स की सेवा करते हैं, सेवा मतलब पैर नहीं दबाने सर्वेंट के, आप सर्वेंट्स को खुश रखो तो आपकी बीमारियां वैसे छूमंतर हो जाएंगी। रेगुलर करनी होती हैं पर। और सेवा का मतलब ये नहीं हुआ आज आपने 500 रुपये अपने कामवाली को पकड़ा दिए और अगले दिन से आपने उसको वसूलने स्टार्ट कर दिए उससे। सेवा होता है कि आपने किया और भूल जाओ उसको बस उसके बाद। तो मैं आपको ऐसी ही सॉल्यूशन बताऊंगी कि लाइफ स्टाइल में ऐसे कौन कौन से बदलाव करें। अब एक चीज़ चलो जाते जाते समझ लो, जिनके स्क्रिप्ट में 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर बताता है डाइट। जब भी 6 नंबर एक्टिवेट हो जाए ना आपकी दशा में, आप चुपचाप मुंह बंद करके डाइट करनी स्टार्ट कर दो अपनी। डाइट का मतलब क्या होता है? सोच समझ के खाना, उल्ट पटांग चीज़ें छोड़ देना। 6 नंबर अगर आपने डाइट को कंट्रोल कर लिया अपना, और ये भी बता दूंगी आपको कौन सा चीज़ छोड़नी है डाइट में। जैसे मैंने अभी मेरी जो दशा चल रही है उसके हिसाब से मुझे गेहूं का त्याग करना है, तो मैं गेहूं पूरा त्याग दिया, मैंने गेहूं नहीं खा रही मैं। और ट्रस्ट मी, ये काम मैं कर ही नहीं पा रही थी सालों से, मैंने अब 1 हफ्ते से छोड़ा और मेरी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है विदिन, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रही थी, खुद से फाइट कर रही थी। क्योंकि हमारा खाना ही वही है, प्योर सात्विक लोगों का खाना क्या है? रोटी और चावल। पर अब कसम खा ली कि नहीं खाना तो नहीं खाना, तो नहीं खा रही। ठीक है, तो उससे बहुत तगड़े गजब चेंजेस आते हैं पॉजिटिव। अब मैंने गेहूं क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे जो ट्रबल देने वाला प्लैनेट है वो सूर्य है। ट्रबल नहीं दे रहा मतलब लेसन सिखा रहे हैं। तो ट्रबल नहीं बोलेंगे, इसको चैलेंज बोल सकते हैं। तो मैंने गेहूं को छोड़ दिया। अब गेहूं को छोड़ के गेहूं का ही दान करना है। तो आपको भी बस क्या करना है, वो प्लैनेट बता देगा आपको कौन से प्लैनेट को ट्रीट करना है, उससे रिलेटेड फूड आइटम को खाना छोड़ दो और उसका दान करना स्टार्ट कर दो। विद इन 1 वीक आपको अपनी हेल्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जिनको मून की दिक्कतें होती हैं उनको मिल्क नहीं पीना, मिल्क का दान करना है। जिनको शुक्र की प्रॉब्लम है उनको कर्ड नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, उनका दान करना है। तो ऐसे मैं आपको सारी चीज़ें रेमेडी के तौर पे लिखवा दूंगी, आप करके देखना। 100% नहीं 1000% फ़र्क आएगा आपको। दवाइयाँ भी नहीं लग रही होंगी ना, तो ये रेमेडीज़ लगेंगी 1000%। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पता नहीं कहाँ पे थी और कहाँ पे आ गई। पर आई होप आपको आज का सेशन कुछ फ़ायदेमंद लगा हो। हाँ जी, वैसे तो मैं ग्रुप में आप लोग बताना, केपी वाले ग्रुप में कैसा लगा आज का सेशन। यस मैम, मिलते हैं हम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने जो बताया था, थैंक यू मैम। जैसे छोड़ना है मैम, थैंक यू। मैडम कैसे देखेंगे कौन सी चीज छोड़ना है? ग्रुप में लिंक है मैम का। मैम अगर ये कोई चीज छोड़ना है तो वो हमेशा के लिए या कुछ समय के कैसे लिए? देखना है मैम?
हमेशा के लिए कुछ नहीं छोड़ना बहुत होता। अच्छा ही दशा के अनुसार ग्रुप पे लिंक से आप हमें मैम रुको रुको रुको, हमेशा के लिए कुछ नहीं छोड़ना। पर्टिकुलर जब वो प्लैनेट की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा एक्टिव होगी, बस उस पीरियड के लिए छोड़ना है। और वो कैसे देखना है वो मैं कल सिखाऊंगी, ठीक है। मैंने भी जीवन भर के लिए, ऐसा तो नहीं है जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी गेहूँ नहीं खाऊंगी, पर हाँ अभी कुछ पीरियड के लिए, जब तक मेरी सन की प्रत्यंतर दशा ख़त्म नहीं होगी तब तक तो नहीं खाऊंगी, फिर उसके बाद कम खाऊंगी। और मरने से तो अच्छा है ना कि अच्छे से जी लो। तो छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, आपको ही फ़ायदा मिलेगा उसके लिए। जिसको मार्स की प्रॉब्लम है वो स्पाइसेस छोड़ दो, मिर्च मसाले छोड़ दो। जिसको वीनस की प्रॉब्लम है वो खट्टी चीज़ें छोड़ दो, कर्ड छोड़ दो। ऐसे सारी आइटम्स आपको लिखवा दूंगी। अब मरकरी, जिनको मरकरी की प्रॉब्लम है, अगर वो खीरे भी खाएंगे ना, खीरा भी उनकी जान ले सकता है। अगर मरकरी की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और वो आपको बीमारी देने के लिए आया है, तो वो आपको पालक खा के भी प्रॉब्लम दे देगा, खीरे खा के भी परेशानी बढ़ा देगा आपकी। ये मेरे साथ भी हो चुका है एक समय पे, इसलिए बता रही हूँ आपको। तो बस बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, और कुछ मसाज भी हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, वो भी कल बताऊंगी। मैंने ग्रुप को ओपन कर दिया है, उसमें 600 650 लोग हैं। उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ग्रुप में आप आज की क्लास कैसी लगी जेन्यूनली ईमानदारी के साथ बता देना, फिर कल मिलते हैं। और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं आप सबको स्लाइड्स हैं वो भेज दूँगी। मैम वेल्थ वाली क्लास कब होगी? वेल्थ वाली क्लास हमारी 2 दिन बाद होगी, मे बी परसों या परसों के बाद अगले दिन। तो कल तो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास करेंगे, मेरे ख्याल से 3 क्लास तो इसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की होंगी अभी, तो बीच में देख लेंगे। वेल्थ वाली क्लास वैसे आज से स्टार्ट होनी थी, बट मैंने सोचा पहले मेडिकल वाली क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम वेल्थ वाली क्लास को कर लेंगे। आप में से जिनको भी सीखना हो उनके पास 2 डेज़ हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल मिलते हैं। और आज का एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर कर देना, मैं रिकॉर्डिंग कल तक शेयर करती हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू, गुड नाइट। और कल क्लास में प्लीज़ कुछ चार्ट्स लेके बैठना, 6 CSL NL SL लेकर बैठना। जिनको बीमारियाँ हैं उन लोगों के चार्ट लेके बैठना, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ। और महादशा अंतरदशा कैसे देखनी है वो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगी आपको 1 मिनट की, तो वहाँ से आपको सबको क्लियर हो जाएगा, वो देख कर आना, ठीक है जी। चलो टेक केयर, बाय बाय।